बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। मौसम बड़ा ही हसीन है आज भी इस्लामाबाद का। अभी तक की जो इत्तलात हैं या जो हमने एक्सपीरियंस किया है, बाहर जो है वो बारिश हो रही है और आज बुध का रोज़ है, 6 अगस्त है। तो हमने सोचा कि हम आ जाते हैं एक मरतबा फिर से आपके दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए, और साथ साथ एंटरटेनमेंट तो चलती ही रहती है। ये सुबह से आ गया है। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। जिस तरह आयशा ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो दिन का आगाज़ है वो तो बड़ा खुशगवार हुआ है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त बारिश भी हो रही है और कई जगहों पर तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो गई है। उस पर आगे चल के हमने बात भी करनी है, लेकिन मौसम जो है ना ओवरऑल वो खुशगवार है और निखरा सा इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस तरह के मौसम में भी समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स कि आप डाउन फील करना शुरू कर देते हैं। उसकी रीजन जो अभी तक मुझे समझ आया ना, शायद ओवर थिंकिंग जो है ना, ऑल द टाइम अगर आप फारिग बैठे हुए हैं, सॉलिट्यूड में भी हैं आप, मुझे बड़ा पसंद है सॉलिट्यूड, अच्छी तन्हाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें जब ओवर थिंकिंग आ जाती है तो वो ओवर थिंकिंग आपके ना दिमाग में ऐसे ऐसे सिनेरियोज बनाती है जो कि रियलिस्टिक होते हैं। सुबह सवेरे उठ के ओवर थिंकिंग कौन करता है? मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा वक्त अपने आप के साथ गुजारूँ, लेकिन उसमें भी जब ओवर थिंकिंग आ जाती है देन आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन फिर उन लोगों का ख्याल दिल में आता है जिन्होंने ओवर थिंकिंग या अपने वक्त को बड़े पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया, और जब वो पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, उनकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर होती है। एंड देन जिस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते हैं ना उसका नाम भी रोशन करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ना चली जाए, वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, दूसरों का भी और अपने आप का भी अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा होता भी है। पहली जो खबर है वो बड़ी अच्छी भी है हमारे लिए, बता देते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है जी। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में 4 गोल्ड मेडल जो हैं वो अपने नाम कर लिए हैं। मलेशिया में होने वाले इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में पाकिस्तानी तलबा ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल्स अपने नाम किए। क्या बात है जनाब। पाकिस्तानी तालिब इल्म मोहम्मद तैयब बुखारी ने गोल्ड हासिल किया है, अमार असद वड़ाइश ने सिल्वर, रवाह जावेद और ततहीर आयमा नकवी ने कांसी के तमगे हासिल किए हैं। ओलंपियाड में चीन, जापान और तुर्की समेत 19 ममालिक ने शिरकत की थी। भाई क्या बात है, ज़बरदस्त। हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है इस तरह की स्टोरी जब हम देते हैं। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग और अपने वक्त का अच्छे से इस्तेमाल। आप अपने वक्त को अच्छे तरीके से और अच्छी जगहों पर जब इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपका अपना फ्यूचर भी बनता है और मुल्क का फ्यूचर जो है वो भी रोशन हो जाता है। फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो पास्ट की बात करना भी बड़ा, माजी के झरोखे जाएंगे आप। चले जी, माजी के झरोखों में लेके चलते हैं। आप जो शायराना अंदाज कर देती है, मैंने कहा आयशा से सीख रही हूँ मैं शायराना अंदाज। उम्मीद मुझे नहीं होती आपसे, लेकिन आप कर टच मार देती है शायराना। वो हम बता देते हैं थोड़ा सा, जरा आपको अजीब लगेगा कि हम एक तरफ शायरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आलू की और टमाटर की बात करने लगे। उसका रीज़न है वो बता देते हैं हम कि माजी की और इन सब चीज़ों की हम क्यों बात करें। आलू और टमाटर के आबाओ अजदाद जो है ना, क्या वो एक हैं? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और उसके ऊपर तहकीक भी हुई है और हैरान कुन तौर पर एक इंकशाफ सामने आया है। साइंसदानों ने टमाटर और आलू के डीएनए का मवाजना किया तो ये मालूम हुआ कि तकरीबन 90 लाख साल पहले दोनों की एक ही आबाई पौधे से इर्तिकाई शाख बंदी हुई है जनाब। कैसे दोनों बहन भाई हैं, डिस्टेंट कजन्स हैं दोनों एक दूसरे के। ना शक्ल मिलती है ना कोई टेस्ट, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी मिलता है। शेप तो कहीं ना कहीं मिलती है, मतलब दोनों की शेप एक जैसी होती है ना। आलू जबरदस्ती मिला दें तो अलग बात है, लेकिन आलू भी अलग अलग शेप के होते हैं, टमाटर की तो अलग ही एक शेप होती है। लेकिन बहरहाल जी, आज का जो आलू और टमाटर है दरअसल एक ही पौधे की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये तहकीक में सामने आया है जो लाखों साल के इर्तिकाई अमल के बाद अलग अलग सब्जियां बन गई हैं। तहकीक के मुताबिक जड़ों के अंदर खुराक जखीरा करने वाले पौधे आगे चलकर आलू की शक्ल इख्तियार कर गए, जबकि फल देने वाले ऊपरी हिस्से के पौधे जो हैं वो इर्तिका के नतीजे में टमाटर पैदा करने लग गए। तो थोड़ी अरसे के बाद मजीद भी सब्जियों के बारे में इस तरह की तहकीक आएगी। करेला पहले क्या था? आलू और टमाटर की इस जनरेशन के बारे में कह सकते हैं कि जनरेशन जी है। इनकी जो बेबी बूमर्स थे ना वो एक ही थे। ये हम नहीं, अगर मैं आपसे कुछ और सब्जियों का पूछूं कि 2 सब्जियां मिलाएं, मैंने एक जैसी तहकीक, मसला ये आप साइंसदान से पूछें, उससे जाके जो कर रहे हैं आप देखें क्या बात है जनाब। उन साइंसदानों की जो बैठकर इसके बारे में सोचते हैं, इसके ऊपर तहकीक भी करते हैं, डेफिनेटली इसी से हमारे साइंस का अमल जो है ना वो आगे भी चलता रहता है। अच्छा जी, अब आपको एक दिन ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने के बाद एक तो मेरी हंसी भी निकल गई एंड देन मुझे हुआ कि भाई मोहब्बत होती है, यू नेवर नो, किसी के साथ भी आपके साथ आपका इमोशनल ताल्लुक बन सकता है। अच्छा बताएं जरा। अच्छा मैं बताती हूँ आपको। बताना ये है कि एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताना है हमने जिसने मगरमच्छ को अपनी बड़ी बहन बना रखा है। कभी सुना है आपने इससे पहले मगरमच्छ को कोई बड़ी बहन बना है? अब ये देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। अच्छा, बड़ी बहन क्यों बनाया?
क्या आप छोटी बहन में भाई भी बना सकते हो उसकी कोई और रिश्ता क्यों नहीं। अच्छा चलें जी, बड़ी बहन है ये। जर्मन शहरी है जी क्रिस्टन कोलेस, एक अमरीकी मगरमच्छ के साथ वो पला बड़ा है, जिसे वो आज भी अपने गले से लगाता है, जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं वो कैसे उसको गले लगा रहा है, साथ में पानी में तैराकी भी करता है। और अगर इस मगरमच्छ की लंबाई की बात करें तो 8 फीट 2 इंच लंबे मगरमच्छ को गले लगाते हैं शख्स और उसके साथ तैराकी करते हुए भी दिखाई देते हैं, जिससे लोग हैरान रह जाते हैं। मेरा फिर वही सवाल है, बहन क्यों है? अच्छा चले, वो तो चले एक अलग सवाल है ना। मैं तो ये सोचूं कि लड़ाई कैसे करते होंगे इस बड़ी बहन के साथ, क्योंकि मगरमच्छ जैसा जानवर जो है अगर उसको गुस्सा आ गया और पता चले उसने भाई को ही खा लिया तो फिर क्या होगा? मगरमच्छ तो यही करता है ना। बहरहाल जी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एंड यू नेवर नो दुनिया के अंदर क्या क्या होता है। होप उनका ताल्लुक बहुत ही अच्छा हो। आगे बढ़ते हैं जी, एक और खबर आपको देते हैं और वो खबर है कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जो समंदर की तह में एक आबदोज गई थी, एक सबमर्सिबल गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान समेत 5 अफराद की हलाकत हुई थी। अब ये हुआ क्यों था, ये हादसा, इसकी वजह सामने आ गई है। अमरीकी कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट अब जो आई है उसमें ये बताया गया है कि ये सबमर्सिबल टाइटन का हिफाजती मयार इंतहाई नाकिस था। उसके इंस्पेक्शन में मुजरिमाना गफलत बरती गई थी और हिफाजती इंतजाम पर जिस अमले के हिस्से ने सवाल उठाया उसको कंपनी से फायर निकाल दिया गया। अच्छा, अफसोसनाक वाकया जो है वो 28 जून 2023 में पेश आया था, जिसके जो हमने खबर सारी दुनिया में फैल भी गई थी, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी और हमने भी इस खबर को डिस्कस किया था। लेकिन अब इसके हवाले से अफसोसनाक ये खबर सामने आई है कि कोई उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स थे और कोई हिफाजती जो इंतजामात हैं वो नहीं किए गए थे। अब लेकिन सवाल ये है कि अगर हिफाजती इंतजामात नहीं थे, डबल चेक नहीं किया और वो लोग अच्छा, इसकी सारी डिटेल्स जो है, इसका बैकग्राउंड, उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है टाइटन के नाम से, वो आप जाकर देख भी सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से वो जो मालिक था इस ओशन गेट का, स्टॉकटन, वो किस तरह से बहुत ही ज्यादा ना गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था और बहरहाल उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो दुनिया ने देख लिया। वो आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों के अंदर। अच्छा, आजकल हमारा इंटरेस्ट और हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की के एक नए दौर में हम कह सकते हैं कि दाखिल होने जा रहा है, जहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी की आमद है, हाई स्पीड इंटरनेट की मुल्की फराहमी और हर शहरी को स्मार्टफोन की आसान अक़सात पर दस्तयाबी जैसी पॉलिसियाँ जो हैं उनको अमली शक्ल दी जा रही है। वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ख्वाजा की क़यादत में वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पाकिस्तान के विजन को हकीकी बुनियादों पर ढालने का अज़म किया और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हुकूमत 550 मेगा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम नीलाम करने जा रही है, ताहम 3G 4G मजीद इसको बेहतर बनाया जाएगा और 5G जो है वो मुतारफ़ करवाया जा सके। इस हवाले से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने स्मार्टफोन ऑल पॉलिसी के तहत हर पाकिस्तानी को स्मार्टफोन की सहूलत फराहम करने का फैसला भी किया है और डिजिटल स्किल्स और दीगर प्रोग्राम्स के जरिए नौजवानों को AI, साइबर सिक्योरिटी और बिग डाटा जैसे जदीद शोबों में तरबियत भी दी जा रही है। इसके अलावा टिकटॉक के साथ भी मिलकर फील्ड जो है वो लॉन्च की जा रही है, जो है ना वो लॉन्च की जा रही है ताकि नौजवानों को साइंसी और टेक्निकल इल्म जो है ना वो दिया जा सके और उनके लिए एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो टिकटॉक इस्तेमाल कर भी रहे हैं ना तो टिकटॉक के ऊपर एक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो सीख भी सकते हैं जो उनके एकेडमिया के लिए काम आएंगी। खैर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर बराए IT एंड टेलीकॉम शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहब से बात करते हैं इस बारे में। शिज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा बताइए डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब जो है, जो ये गवर्नमेंट देख रही है कि हमने अपनी जनरेशन को आगे लेकर चलना है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। बेसिकली विजन क्या है इस गवर्नमेंट का, कहाँ पर जाकर रुकना है, 5 साल के बाद का क्या प्लान बनाया है इस गवर्नमेंट ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। देखिए, जहाँ तक तो डिजिटाइजेशन का ताल्लुक़ है और टेक्नोलॉजी का ताल्लुक़ है, आप सबको पता ही है कि किस तरह से ज़िंदगी के हर शोबे में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है और जितनी भी इवन जो लेगेसी हमारे शोबे हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये हुनर जो है वो अपस्किल होने की ज़रूरत है। तो एक नेशनल डिजिटाइजेशन का बड़ा विज़न जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब ने आते ही अपनी गवर्नमेंट में हमारे ज़िम्मे किया, वो ये है कि उसके 2 मैं कहूँगी कि बुनियादी अहदाफ हैं। एक है हमारा जो बरामदाद एक्सपोर्ट्स हैं,
एक्सपोर्ट्स में हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए तकरीबन कोई पिछले 2 सालों में मैं आपको बताऊं तो हमने तकरीबन $1.5 अरब ऐड किया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इकॉनमी के अंदर। आगे बढ़ते हुए इसी रेट पे इंशाल्लाह अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ होती रही, पिछले साल भी हमने देखा कि तकरीबन 19% के करीब इंडस्ट्री जो है वो ग्रो की। जो हमारा दूसरा हदफ है वो है नेशनल डिजिटाइजेशन का, और उसके लिए हमने आते ही एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट लेजिस्लेशन पास की, जो कि एक मैं कहूँगी कि माइलस्टोन है पाकिस्तान की तारीखी एक लेजिस्लेशन है, जिसके ज़रिए एक डिजिटल अथॉरिटी कायम की जा रही है। और सब मिल के हमारा मकसद ये है कि हमारे साथ नादरा काम कर रही है, हमारे साथ हमारे अपने डिपार्टमेंट्स NITB इग्नाइट काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट काम कर रही है, कि हमने एक आम शख्स की ज़िंदगी को आसान और बेहतर कैसे बनाना है। ये इसका बुनियादी मकसद है। और वहाँ से सारा हमारा प्रोसेस फ्लो करता है कि हमने उनकी डिजिटल आइडेंटिटीज़ क्रिएट करनी है, हमने ऐसे करना है कि कतारों में आप ना खड़े हों बिल पे करने के लिए, अपनी डिग्रीज अटेस्ट करने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए। आप एक क्लिक ऑफ अ बटन पे आपके सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आपके फ़ोन के अंदर हों, आप एक क्लिक करें, तमाम इदारों को आपके बिल्कुल ऐसे ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। और पाकिस्तान में अब जब इस तरफ हमने कदम बढ़ाया तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा ये खबर है। अच्छा शिजा साहिबा, ये जो टिकटॉक के ऊपर स्टेम फीड के बारे में बात की जा रही है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने जब ये खबर पढ़ी मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक तरफ हम जब टिकटॉक की बात करते हैं तो उसके बारे में एक थोड़ा सा स्टिग्मा भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब टिकटॉक के ऊपर पढ़ाई लिखाई भी होगी और इस तरह की चीज़ें भी सामने आएंगी कि बच्चे वहाँ से लर्न भी कर सकते हैं, जो बेसिकली उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, तो ये बड़ा अच्छा होगा। उसके बारे में मैं चाहूँगी ज़रा उसकी थोड़ी डिटेल्स आप बताइए। देखिए, मैं आज से जो आपने अभी बात की ना, मैं आज से 2 साल पहले जब मैं SAPM यूथ अफेयर्स थी तो मेरा टिकटॉक के हेड ऑफिस दुबई में जाना हुआ। वहाँ जाके मैंने इनकी लीडरशिप से बात की। मैंने कहा देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब टिकटॉक की अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी देखें तो ऐसी है कि अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, आप फिर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, आपका इतना पावरफुल टूल है मगर पाकिस्तान के अंदर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है, तो एक नेगेटिविटी उसके साथ एसोसिएट हो रही है। तो आप ऐसे क्या इकदामात ले सकते हैं कि हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से हमारे बच्चे इस्तेमाल करें। वहाँ से ये बात शुरू हुई और अगले 1.5-2 साल ये बातचीत चलते चलते, हता कि अभी टिकटॉक ने बहुत ज़्यादा ममालिक में ये लॉन्च नहीं की, लेकिन पाकिस्तान वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ है जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टेम फीड लॉन्च की, जहाँ पे हमारे बच्चे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की आप कह लें कि तालीम एक तरीके से बिल्कुल मुफ्त रसाई है। और ख़ाली ये नहीं है, हमारे वो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, हमारे असातिज़ा जो पढ़ाना चाहते हैं, अगर वो अपने चैनल्स बनाते हैं और वो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स इस साइड पे आते हैं, तो आप देखें कि हर शख्स अपनी ज़ुबान में अगर ये पढ़ाना शुरू कर दे तो कोई रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान का बच्चा वो बच्चे जिनको ज़िंदगी में मौका नहीं मिला तालीम हासिल करने का, या ड्रॉप आउट हो गए किसी पॉइंट पे, हायर एजुकेशन नहीं ले सके, वो तमाम, आजकल आपको पता है दुनिया हुनर की है, स्किल्स की है, जिसके पास स्किल है उसके पास एम्प्लॉयमेंट भी है, उसका कारोबार भी चल रहा है। तो ये बेहतरीन मौका है कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से एक स्टेम लॉन्च हुआ पाकिस्तान के अंदर। और एक स्टेटिस्टिक जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी और मुझे बड़ी फ़ख्र है अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों पे स्टेटिस्टिक्स का, वो ये है कि जहाँ जहाँ दुनिया में अभी तक स्टेम फीड लॉन्च हुई है, पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है। पाकिस्तान, ये हम एक हमारी परसेप्शन ज़रूर है कि टिकटॉक के साथ नेगेटिविटी की, लेकिन हमारे बच्चे इतने ज़हीन और इतने क्यूरियस हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा इस वक्त कंजम्पशन स्टेम फीड बहुत अच्छा हुकूमत का ये इनिशिएटिव है। आपने बात की, मैं इस पे भी सवाल करना चाह रही हूँ, फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ रहा है, पॉपुलर भी हो रहा है। इसकी अहमियत को देखते हुए वजारत IT से फ्रीलांसर्स के लिए कोई खुसूसी पॉलिसी या कोई प्लेटफॉर्म इस बारे में बना रही है? थैंक यू सो मच। अब इस हवाले से देखिए, जो फ्रीलांसिंग है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले 1 साल में हमने 96% ग्रोथ की फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट्स की, और हमारे इस साल तकरीबन $780 मिलियन फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स पाकिस्तान में लाए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। 4 बल्कि 5 चीज़ें जो मैं कहूँगी फ्रीलांसर्स के हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं। पहला तो ये है कि हमने पूरे मुल्क में इंशाल्लाह, अभी तक हमारे
50 के करीब ई रोज़गार सेंटर्स बन गए हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन लेके ई रोज़गार सेंटर्स के ऊपर काम करें, और इसी तरह स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क्स तकरीबन कोई 43 के करीब इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारे ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे ये फ्रीलांसर्स बैठ के अच्छी सहूलतें हैं, इंटरनेट है, उस तमाम फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो इनिशिएटिव है वो हमारा है कि डिवाइसेस किस तरह से इंश्योर करनी है। तो एक तो हो गया कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्मार्टफोन फॉर ऑल की पॉलिसी का है, वो हम इंशाल्लाह फाइनलाइज कर रहे हैं कि जो स्मार्टफोन्स हैं जिसके ज़रिए आप छोटा मोटा काम भी कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वो हम आसान एक साथ पे, ताकि हर किसी की रसाई स्मार्टफोन तक हो, उसको इंश्योर कर रहे हैं। लैपटॉप स्कीम को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, वज़ीर-ए-आज़म जब से वज़ीर आला हैं तब से एक हाई जो हमारे एंड ग्रेजुएट्स हैं मेरिट के ऊपर, इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब आए 2013 से 18 में हमने हर साल 1 लाख लैपटॉप दिए। अब फिर जब हमारी हुकूमत वापस आई तो हम लैपटॉप दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बीच में सिलसिला रुक गया, मगर ओवरऑल हमने अभी तक हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों ने 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख से ज़ायद बच्चों को लैपटॉप्स दिए हैं, जो कि हमें बहुत फ़ख्र है कि जब कोविड आया तो कोविड में भी ये काम आए। आप आज लैपटॉप के बेनिफिशरी से पूछें तो उनके नीचे बहन भाई भी सब वही लैपटॉप्स यूज़ करके तालीम हासिल करते हैं। तो लैपटॉप्स की और डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी। चौथी चीज़ जो ज़रूरी है बताना वो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बड़ी हमें मुश्किलात हैं, हमारी मुआशी मुश्किलात थी पिछले साल जब हमने बजट बनाया, लेकिन फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स आज भी टैक्स फ्री ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान का कोई और शोबा, कोई और शख्स टैक्स फ्री ऑपरेट नहीं करता इनकम पे सिवाय फ्रीलांसर्स के और रिमोट वर्कर्स। अच्छा शिजा साहिबा, फ्रीलांसर्स के क्योंकि आप बात कर रही हैं, आखिरी चीज़ जी प्लीज कर दें, कंप्लीट कर दें। पांचवी चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्किलिंग के हवाले से हमारा डिजी स्किल्स का एक प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पिछले साल उसमें 3 लाख लोग ट्रेन हुए। उसके अलावा हमने फ्री हाई एंड ट्रेनिंग्स तकरीबन कोई 8,500 लोगों की कराई और 2200 गवर्नमेंट सर्विसेज को एआई और टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया। इस साल 3 लाख लोगों की डिजी स्किल्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऑलराइट ठीक है। अच्छा शिजा साहिबा, आपने क्योंकि फ्रीलांसर्स की बात की और पाकिस्तान में नो डाउट फ्रीलांसर्स जो है वो बड़ा अच्छा काम कर भी रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है ना कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मसला जो फ्रीलांसर्स को आता है वो जब पैसे या जो पेमेंट्स उनकी होती हैं वो बाहर से अपने मुल्क में मंगवानी होती हैं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं जैसे बाकी दुनिया के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके लिए भी क्या वजारत IT काम कर रही है? जी बिल्कुल, हमारी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से बातचीत भी चल रही है। नाम लेना, क्योंकि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं वो पाकिस्तान में खुद भी आएँ, और जो हमारे लोकल इस वक्त डिजिटल बैंकिंग है वो बहुत एडवांस्ड है। कुछ बड़े अच्छे इकदाम चल रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज आएँ ताकि हमारे जो फ्रीलांसर्स को ये पेमेंट की इश्यूज आते हैं वो ना हो, और वो ऐसे पेमेंट गेटवेज जो कि कंपैटिबल हैं बड़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ, और जब वो रिमोट वर्किंग कर रहे हैं तो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ करते हैं, तो उनके साथ जो कंपैटिबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए। तो इंशाल्लाह बातचीत जारी है, जल्द हमारी कोशिश है कि गेटवे जो पाकिस्तान में। अच्छा शिजा साहिबा, अब दुनिया जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रही है, 3G 4G के बाद अब 5G की तरफ दुनिया जो है वो जा रही है। पाकिस्तान में 5G लाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है वो मैंने हर जगह ये बात बयान की कि पाकिस्तान की कनेक्टिविटी पिछले ये बड़ी अच्छी बात है कि एक साल में 25% इंटरनेट का यूजेज जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ा, और इसमें एक मैं यहाँ पे ऑफ टेंजेंट है लेकिन बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि ख़वातीन का जो मोबाइल इंटरनेट यूजेज है, जेंडर गैप था वो 36% से कम होकर 25% पे आया। तो यानी कि हमारी ख़वातीन भी अब इस दौर का बेहतरीन तरीके से हिस्सा बन रही हैं। तो इंटरनेट यूजेज बढ़ता जा रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो 2022 के करीब एक हमें डिफ़ॉल्ट का इशू आया और हमें डॉलर पेमेंट का इशू आया, उस वजह से हम टेलीकॉम का इक्विपमेंट भी इंपोर्ट नहीं कर सके, और टेलीकॉम की जो जिस तरह आप टावर्स देखते हैं या आप ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई।
अब हमारी कोशिश ये है कि हम बिल्कुल अपनी जो फाइबराइजेशन पॉलिसी है उसके तहत अपनी राइट ऑफ वे पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, बिजनेस फ्रेंडली बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को फीजिबल बना रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक तो इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो ये है कि फाइबराइजेशन पे भरपूर तरीके से काम हो रहा है। दूसरा है कि स्पेक्ट्रम कितना अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 274 मेगाहर्ट्ज है और कोई मेजर स्पेक्ट्रम ऑक्शन पिछले कई सालों, एक जो अगर मैं बड़ा आपको मेजर ऑक्शन कहूँ तो वो मियां नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ, उसके बाद छोटे छोटे 1-2 ऑक्शंस हुए, मगर मेजर ऑक्शन नहीं हुआ। तो आज जो आप 274 मेगाहर्ट्ज पे पूरा पाकिस्तान का इंटरनेट ऑपरेट कर रहा है, पिछले 1-1.5 साल में हमने 500 से ज़ायद मेगाहर्ट्ज को लिटिगेशन से कुछ को तो फ्री करवाया है। जो लिटिगेशन में मुख्तलिफ मसाइल फंसे हुए थे, और इसमें मैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को बड़ा सराहूंगी। हमें SIFC ने मदद की, हमें अफवाज पाकिस्तान से मदद आई, हमें कोर्ट्स ने मदद की, हमारी गवर्नमेंट ने लीडरशिप ली। आज हमारे पास 550 से ज़ायद मेगाहर्ट्ज एक्स्ट्रा अवेलेबल है, जो कि ऑलमोस्ट 2x है जो इस वक्त पाकिस्तान जिस पे ऑपरेट कर रहा है। तो इसकी अब जैसे ही ऑक्शन होगी, और ये ऑक्शन मैं क्लैरिटी से बताऊं कि इससे ना सिर्फ 5G आएगा मगर 4G में बेहतरी आएगी। जो असर हाजिर की जो टेक्नोलॉजी है वो 4G है। आज आप सबके पास 4G के मोबाइल फोन रहते हैं। एक जो शिकायत अक्सर फ्रीलांसर्स बड़ी शिकायत करते हैं, या अक्सर तो हमने पार्लियामेंट के अंदर भी जो पार्लियामेंटरियंस हैं उनको शिकायत करते हुए सुना है कि भाई इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा होता है, तो फिर वो वाले मसले तो नहीं होंगे। जी बिल्कुल नहीं। तो ये देखें ना, ये अब देखें ना, इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है कि हमारी ऑक्शन भी नहीं हुई और टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई, मगर यूजेज बढ़ता गया। तो जाहिर है वो फिर उसकी वजह से एक कंजेशन आई हुई है। तो ऑक्शन से ना सिर्फ 3G 4G बेहतर होगा, 5G भी मुतारिफ होगा और आगे बढ़ते हुए चीजें इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल। इन द एंड मैं ये चाहूंगी थोड़ा सा जरा ये बता दीजिए कि राइट नाउ पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स कहाँ पर खड़ी है, क्योंकि मेरे पास जो नंबर आया 2024 से 2025 तक का, वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3.8 बिलियन डॉलर्स पर, और इसको जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ तो वो 254 बिलियन डॉलर्स के ऊपर है। तो एक गैप बहुत बड़ा है अगर हम सिर्फ इस खित्ते की बात करें तो। उसके साथ कंपेयर तो हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन इसको हमने बेहतर किस तरह से करना है और एनुअली हमने क्या टारगेट रखा हुआ है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को, IT एक्सपोर्ट्स को कहाँ तक लेकर जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगी बता दें। इन द एंड कोई भी आप मैसेज देना चाहें सुनने वालों को। पहले तो मैं सबसे पहले तो ये क्लैरिटी लेके आऊँ कि हमारा और हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उसका एक्सपोर्ट मेजर करने का मयार बिल्कुल फ़र्क है। हमारा मयार एक्सपोर्ट का ये है वो डॉलर जो हमारी कंपनी जो सर्विस देती है, वो डॉलर जो वो पाकिस्तान लेके आती है। सो आप इमेजिन करें कि अगर किसी ने $1000 का प्रोजेक्ट उठाया है और वो उसमें से $700 पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, तो हम बैंकिंग चैनल को सिर्फ देखते हैं कि $700 का एक्सपोर्ट हुआ, हम $1000 नहीं कैलकुलेट करते। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स की मेजरमेंट है वो $1000 शो करेगी। तो एक तो बुनियादी फ़र्क कैलकुलेशन में है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि उसके बावजूद फ़र्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। हमारे कुछ चैलेंजेस रहे माजी में, लेकिन अब आप देखें कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, मैं सिर्फ एक क्योंकि आपने ये पॉइंट छेड़ा, तो मैं एक चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगी कि अभी जो मई में एक इशू क्रिएट हुआ और एक जंग लड़ी हमने भारत के ख़िलाफ़, उसके अंदर एक वो खाली कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं थी। एक तरफ तो हमने उनके तैयारे गिराए और एक कामयाबी हासिल की, मगर दूसरी तरफ वो 360 डिग्री वॉरफेयर थी जिसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ और हर सतह के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी दिखाई और दुनिया में अपना नाम मनवाया। आज ऐसे ही नहीं है कि हर मुल्क जो है वो आपको मिलने आ रहा है, फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनको लोग मिल रहे हैं, वज़ीर आज़म को मिल रहे हैं, हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को आप देखें, आप डिफेंस मिनिस्टर को देखें, हर तरफ से लोग जो हैं पाकिस्तान ने एक नाम कमाया है। अभी ईरान के सदर आए हुए थे, आप देख लें कि US में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमारे क्या ताल्लुक चल रहे हैं, इसी तरह चीन में भी हमारे बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं, सऊदी अरब में, UAE में। तो ये एक आप कह लें कि एक एक्सेप्टेंस, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, और इसी की बुनियाद पे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अपना हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। हमें पूरा भरोसा है, अपनी जो हमारी 15 करोड़ से ज़ायद हमारी नौजवान एक पॉपुलेशन है
उसको हम यहाँ से हम इनेबलमेंट करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से वो उन यंगस्टर्स को कोई पैगाम भी दे दीजिए। नौजवान नस्ल की जिनकी आप बात करें, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आज के दौर में एक शख्स कोई भी हमारे में से किसी भी सोशल स्ट्रेटा से ताल्लुक़ रखता हो, कोई बंदिश नहीं है। आज टेक्नोलॉजी मौजूद है, आज प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप सीखें, आप टेक्नोलॉजी के स्किल्स लें। आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तमाम जो आपकी लेबर की पूरी लैंडस्केप है, एम्प्लॉयमेंट की लैंडस्केप बदल देनी है। अपने आप को फ्यूचर रेडी करें। आप फ्यूचर रेडी होंगे तो पाकिस्तान फ्यूचर रेडी होगा। टेक्निकल स्किल्स लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना सीखें। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ, मुहिब्बुल वतनी के साथ चलते हुए टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव यूज़ करें टेक्नोलॉजी का। इंसान के हाथ में जब एक ताकत आती है टेक्नोलॉजी जैसी, तो इंसान की अपने फैसले होते हैं कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है। आपको जो दिन में 24 घंटे मिलते हैं उनमें से वक्त जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, कुछ सीखें और सिखाएं। बिल्कुल प्रोडक्टिव पहुंच गया होगा आपका और समझ भी गए होंगे जिनको आप मैसेज देना चाह रही हैं। बहुत शुक्रिया। शिजा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थी, वफाकी वज़ीर। बहुत ही अच्छी खबरें उन्होंने सुनाई है। पाकिस्तान में आईटी और टेक्नोलॉजी जो है ना, उसका मुस्तकबिल हमें रोशन नज़र आ रहा है और हम उसके बदले में ये कह सकते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल का फ्यूचर जो है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा रोशन नज़र आ रहा है। अब हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैसे, एक ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हमने आपसे जिक्र किया है कि एक ज़बरदस्त शख्सियत से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं, फ्रांस का सबसे आला सिविल एजाज़। ये एजाज़ किसी सियासतदान या साइंसदान या फनकार को नहीं मिला, बल्कि एक पाकिस्तानी निजात अखबार फरोश को मिल रहा है। जी हाँ, अली अकबर एक 73 साला मेहनत कश हैं, जिन्होंने अपनी सादगी, खुश अखलाकी और मुसलसल मेहनत से पेरिस के दिल लातीनी क्वार्टर में ना सिर्फ अखबारात बेचे, बल्कि लोगों के दिल भी उन्होंने जीते। वो पिछले 50 सालों से, यानी 5 दिहाइयों से कैफ़े, गलियों, रेस्टोरेंट्स में अपने मुनफरिद अंदाज से अखबार फरोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल, और एक ऐसा वक्त चल रहा है दुनिया के अंदर जब दुनिया डिजिटल हो चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और कागज़ी अखबार जो है ना, वो माजी की रिवायत हम देखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अब उस तरह से अखबारात नहीं ख़रीदते हैं, लेकिन अली अकबर साहब जो हैं वो अब भी रोज़ाना 8 घंटे खड़े होकर महज 20 अखबारात फ़रोख्त करते हैं। और सिर्फ रोज़ी के लिए नहीं करते, बल्कि उन्होंने इस रिवायत को ज़िंदा रखा हुआ है, जिससे एक पूरा शहर जुड़ा हुआ है। पेरिस के लोग उन्हें एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं। लोग उनके पास सिर्फ अखबार ख़रीदने नहीं आते, बल्कि वो उनके साथ दोस्ती भी रखते हैं, मुस्कुराहटों का तबादला भी होता है और कुछ लम्हे भी उनके साथ गुजारने आते हैं। अच्छा, फ्रांस के सदर जो हैं वो अब सितंबर में उन्हें अ नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट बनाएंगे, यानी कि लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड उनको दिया जाएगा, जो कि मुल्क के आला तरीन सिविल एजाज़ात में से एक है। अली अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक और हमारा मेहमान ना बने वो। तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है पेरिस से, फ्रांस से। उन कहते हैं अली अकबर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ये एजाज़ अब आपको मिलने जा रहा है? शुक्रिया जी। सबसे पहले मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। हाँ, मुझे तो काफ़ी खुशी हुई है इस अवार्ड से। तो आई एम रियली ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। राइट, एंड अली वी रियली ग्लैड दैट यू मुझे जी आप अपने जज्बात का इजहार करें। सॉरी जी आप कंटिन्यू करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपका ये जो सफ़र है फ्रांस, आप कब गए, ये अखबार बेचने का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इस बारे में भी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें बताइए। अच्छा, अगर आपके पास टाइम है तो बता देता हूँ जी। वो ऐसे है कि वो सफ़र मैंने ऐसे शुरू किया जी कि पाकिस्तान रावलपिंडी में मैं पैदा हूँ। तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, अगर 17, अभी मुश्किल से 18 साल उम्र थी मेरी। तो मैं घर में सबसे बड़ा था। अच्छा। तो मेरे 6-7 भाई थे, कोई 2 बहनें, कुछ हम 10 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ा था घर में। तो मैंने बचपन से ही वहाँ पे ये काम, छोटे मोटे काम शुरू कर दिए थे। रावलपिंडी में घास बेचनी, छलियाँ भूननी, रोड्स के ऊपर, मरी रोड। उस वक्त मरी रोड पे टांगे चला करते थे, जो हमारा मरी रोड है, जिसपे ये हम अब जो बन गई है, क्या कहते हैं इसको, मेट्रो। वो मेट्रो भी अब उसकी हालत बड़ी खस्ता है। मैं अब इस सियासत में नहीं जाना चाहता,
उसकी तो सीढ़ियाँ पत्ती आए दिन खराब रहती हैं। तो anyway, जी, वो तो ये कभी सफर उसके सफर के बारे में जो आप escalator बता खराब रहे है, हैं, ठीक है अली साहब, ये सफर Anyway, के बारे में आप बता रहे हैं, जी तो बताइए। सफर ऐसे शुरू हुआ। मैंने फिर वो अफगानिस्तान आया बाई रोड, वहां से मैंने कुछ डॉलर्स लिया अमेरिकन एक्सप्रेस से। तो अल्लाह मियां ने मुझे वहीं से पहली वो आजमाना शुरू कर दिया था। ऐसे हुआ कि मैं उस जमाने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल होती थी $200 की, यानी कि आप यू कैन परचेज ओनली $200 ऑफिशियली फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे अप्रूवल दी वहां पे कोई $200 की उस जमाने में, 70 के जमाने में। तो वो मैंने, मेरे पास से कोई 1500 रुपए, तो वो मैंने वहां पे, वहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस गया, वहां पे वो फॉर्म मिलता, वहां से मिलता था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। राइट, आप तो फिर फिर किया उसे पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान से फिर आपने फ्रांस का जो है, अफगानिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से फिर मैं ईरान आया, ठीक है, ईरान से फिर मैं तुर्की, ठीक है, और तुर्की से फिर मैं यूनान यानी ग्रीस। राइट ग्रीस राइट, में ठीक आती है। हूँ अली साहब, आप जैसी जितनी भी शख्सियात से हम बात करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनकी जर्नी कहीं ना कहीं इसी तरह से शुरू होती है कि थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारते हैं, एंड देन फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनको रिकग्निशन भी मिलती है उनके काम की वजह से, एंड देन उनकी वजह से मुल्क की रिकग्निशन भी होती है। मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा इस पर रोशन डालें कि जब यहाँ से नौजवान बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनकी एक ख्वाहिश होती है कि भाई बड़े पैसे कमाएंगे वहाँ जाके तो ना, और ना बड़ा अमीर हो जाना है, हमने ये ख्वाब लेकर जाते हैं, डॉलर्स की बारिश शुरू हो जाएगी वहाँ पर जाने के बाद। लेकिन आपने 50 साल से ज़्यादा अरसा वहाँ पे गुजारने के बावजूद आज भी आप अखबार बेचते हैं और ये आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपको कभी ख्याल नहीं आया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए, अपने मुल्क भेजने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं अपने जो मेरे वालिद थे वो उनकी हालत कुछ बड़ी कमजोर, गुर्बत में थे वो। तो अब मेरी एक किस्म की शादी तो हो चुकी थी बचपन से, और मैंने बचपन से मैंने स्ट्रगल शुरू कर दिया अपने बहन भाइयों को पालने की। ठीक है। अच्छा, आपने अब ये जिक्र किया है मैंने लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं ली, यानी कि मैं बड़ी लग्जरी जिंदगी क्यों नहीं गुजारना चाहता था वहाँ पे। आप खुद अंदाजा लगाएं, मैं हर साल जब पाकिस्तान जाता हूँ या जाता था तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, और वहाँ पे मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरूं तो मुझे शर्म नहीं आएगी? है जी। तो अब उन गरीब लोग जो देखते हैं कि यार इनके पास इतनी लग्जरी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ी है और मैं यहाँ पे मैं कच्चे कोठों में पड़ा हुआ हूँ, या जैसे हम बड़ा पड़े बड़ा होते दर्द थे, दिल रखते कच्चे हैं। कोठे में होते बहुत थे। अच्छी बात है अली साहब, बहुत अच्छी बात है, ये जो सोच है आपकी बहुत अच्छी है, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। ठीक है, मुझे इस ऑनर के बारे में बताइए, अब जो आपको मिलने जा रहा है फ्रांस के अंदर, डेफिनेटली बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। कहाँ से इसका सिलसिला शुरू हुआ और कैसे, क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ऐसे है कि जी मैंने यहाँ पे 50 साल से ऊपर, मैंने ये 50 साल से ऊपर हो गए मुझे ये अखबार बेचते हुए। आपने एक सवाल किया था कि अब मुझे वो मतलब है कि अमीर बनने की ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा हुई, मैं ज्यादा तरक्की क्यों नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी अपना वहाँ पे एक अच्छा खासा घर बनाया है। आई एम वेल एस्टेब्लिश्ड। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब बिल्कुल गरीब तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतने बहन भाई पाले हैं, मैंने सेक्रीफाई किया है, मैंने अपनी जिंदगी में कोई पैसा मैं अगर उनको ना पालता तो मैं अपने लिए सोचता सिर्फ, तो आज मैं बहुत कुछ बना सकता था, गाड़ियां भी बना, महल भी खड़े कर सकता था, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा। चलिए आप अली साहब, एट द एंड मैं चाहूंगी कि आप पैगाम कुछ दें वो नौजवान जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर मेहनत करना चाहते हैं, ख्वाब सजाए जब वो बाहर जाते हैं तो फिर वहां पर उनको वो सिचुएशन देखने में को नहीं मिलती जिसके वो ख्वाब लेकर जाते हैं, क्या मैसेज देंगे आप उनको? देखें जी, बाहर आने, सबसे पहली तो बात है जिस जमाने में मैं आया था, पहली तो बात है हम जब बाहर आते हैं इस गुर्बत की हालत में तो आपका कोई साथ नहीं देता, ये तो क्लियर है। आपके अपने हम वतन हैं जी, तो उनके टोले बने हुए होते हैं, कुछ लोग होते भी बड़े बेहुदा किस्म के, जहालत होती लेकिन है, ये कुछ देखे ना अली साहब, फिर आपके जैसे भी होते हैं जो सीधे रास्ते पे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, एट द एंड इतने सालों की मेहनत के बाद रिकग्निशन भी मिलती है उनको, जैसे कि आपको मिली है। बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। अली अकबर साहब मौजूद थे, 50 साल से ज़ायद अरसा तक फ्रांस की गलियों के अंदर अखबार बेचने के बाद अब उनको लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है, जो कि आला तरीन सिविल अवार्ड्स में से आता है फ्रांस के। तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हाइकिंग के शौकीन अफराद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, खासतौर पर जो इस्लामाबाद पिंडी के रिहायशी हैं वो अक्सर हाइकिंग पे जाया करते हैं। ट्रेल 5 अक्सर लोग जाते हैं जिससे उनकी फ़िटनेस बरकरार रहती है और ये उनका पसंदीदा मकाम जो है वो भी बना हुआ है, बल्कि अब ये तेज़ी से मकबूल पिकनिक पॉइंट भी बनता जा रहा है। सबसर पहाड़ हैं, ताज़ा हवा है और परिंदों की चहचहाट जो है वो यहाँ पर आपको खूबसूरती का एहसास मज़ीद भी दिलाती है। इस्लामाबाद के खूबसूरत पहाड़ों का जो हुस्न है वो मज़ीद आपको खूबसूरत लगता है जब आप हाइकिंग करके ऊपर चले जाते हैं। इस सारी ट्रेल पर रेहान भाई जो अक्सर हमारे प्रोग्राम में रिपोर्ट्स वगैरह उनकी हम शामिल करते हैं, उन्होंने इस पर रिपोर्ट तैयार की, पहले आपको वो दिखाते हैं। ट्रेल 5, ट्रेल 3 इस्लामाबाद की ऐसी जगह जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। न सिर्फ वो लोग जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि वो भी जो कि दूसरे शहरों से घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम कुछ लोगों से चल के बात करें कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, यहाँ आने की वजह क्या है और उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। आयशा, मुझे थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी, जो हमारी मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में 7 ट्रेल्स हैं, जी। जिनमें से एक ट्रेल 5 यहाँ पर बहुत लोगों का रश होता है वीकेंड्स पर स्पेशली। और आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं मानसून सीज़न में यहाँ पर पानी कितना ज़्यादा आया हुआ है बारिशों की वजह से, तो लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए अपने ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए स्पेशली ट्रेल 5 का रुख करते हैं। आवाम से भी मेरा यही मैसेज है कि अगर आएँ तो एटलीस्ट ये जो रैपर्स जो भी आप खाते हैं उसे फेंकें ना, उसे डस्टबिन में आप फेंकें। अगर हम पानी पानी की बॉटल भी यूज़ करते हैं तो वापस लेके आनी है, स्मोकिंग नहीं करनी और जानवरों को छेड़ना नहीं है और पानी में गंद नहीं फैलाना, क्योंकि आजकल तो वैसे भी हमारे ट्रेल्स बड़े खूबसूरत हुए हैं, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। अब आप देखें जैसे कि ये हम देख रहे हैं बिरयानी किसी ने यहाँ पे खाई है और वो यहाँ पर जो है वो डालकर चले गए। तो यही चीज़ें जब गिर जाती हैं, एक पानी की बोतल वहाँ पे पड़ी हुई हमें नज़र आ रही है, तो यही चीज़ें जब गिर जाती हैं तो ज़ाहिर है जंगली माहौल को नुकसान पहुँचाती हैं। बाज़ दफ़ा जानवर इनको खाने की कोशिश करते हैं जो कि उनके लिए मुनासिब नहीं होता। सर मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे नेशनल पार्क से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मैं अब आने वाले लोगों को बताता हूँ कि नेशनल पार्क है, आप इसमें क्या कर सकते हो क्या नहीं। फिर मैं खुद सफाई भी करता हूँ। सर देखिए, मैंने एक फैमिली को रोका, उन्होंने कहा जी हम तो म्यूजिक इंजॉय करते हैं, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। मैंने कहा आपके लिए रूह की ग़िज़ा है लेकिन जानवरों के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पे छोटे जानवर है, गुलहरी भी है, जैकॉल भी है, कीड़े मकोड़े भी है, मॉनिटर लिजर्ड भी है। जब आप म्यूजिक सुनेंगे तो वो डर जाएंगे, वो अपने बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे, उनका खाना पीना नहीं हो सकेगा। वो क्या, जब ह्यूमन ट्रैफिक की वजह से वैसे ही वो परेशान होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे क्या बीमार हो जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे। देखिए हम यानी कि जानवरों के घर में आते हैं, वो हमारे घर पे नहीं आते। जब नेशनल पार्क होता है इसका मतलब है कि हमें वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल करना है। देखिए मैंने इस जगह बात की कि कीड़े मकोड़ों का भी हमने ख्याल करना है, तो बंदे ने कहा यार इधर लोग बंदे मार रहे हैं, तुम्हें कीड़े मकोड़ों की पड़ी है। सर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, चींटी को भी नहीं मार सकते। सर ये बताइए लेपर्ड्स वगैरह के बारे में बड़ा सुना है, तो ये लेपर्ड्स वगैरह जो है ये कभी आपने देखे अपनी आंखों से? जी सर बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा नॉकटर्नल्स हैं, ज़्यादा रात को निकलते हैं, तो मगरिब से थोड़ा सा पहले हम वॉक करके जब नीचे पेट्रोलिंग करके आ रहे थे तो बिल्कुल करीब से हमारे गुजरा है और अपने हैबिटेट की तरफ गया है। तो यही हम लोगों को कहते हैं कि मगरिब से पहले आप इस जगह को छोड़ दें ताकि किसी परेशानी से आप बच सकें। कितने किलोमीटर तक गई हैं? हम पता नहीं, आइडिया नहीं है कितने की, पर काफ़ी आगे गए हैं। तो 20-30 मिनट्स की वॉक। 20-30 मिनट्स आप गई हैं फिर वापस आ रही हैं, तो अब बेबी के साथ आपको जो है प्रॉब्लम हुई या आप खुशी खुशी गई हैं? नहीं, बिल्कुल खुशी-खुशी गई, खुशी खुशी क्योंकि इसको लेके जाना था, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या इसने एंजॉय बात है, किया। ये कितने साल का है? 1 ईयर की। मतलब 1 ईयर का है, अभी उसकी मेमोरी में इतनी नहीं है, लेकिन आपका जज्बा उसके साथ और इतनी अटैचमेंट है
कि आपने कहा नहीं यार इसको एक दफ़ा ट्रेल पे ले जाएं ताकि जब ये बड़ा हो तो ये बताया जा सके उस बच्चे को कि यार ट्रेल पे तुम जब गए थे जब तुम 1 साल के थे। बिल्कुल, क्या ख्याल है? मेमोरीज वगैरह कैप्चर की। बिल्कुल सही है। तो आप कितनी दफ़ा आ चुकी हैं पहले यहाँ पे? मैं तो बस काफी दफा आ चुकी हूँ। हाँ। जी सही। तो आप भी 1 साल की उम्र से आ रही हैं? नहीं पर बचपन से ही आ रही हूँ, मैं भी बचपन से ही आ रही हूँ। यहाँ खास बात ये है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और ज़िंदगी की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं, उसका मज़ा ले रहे हैं और कोई थका हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि नेचर जो है इटसेल्फ वो अपने आप को अपने अंदर एक ऐसी ताकत और एक ऐसी एनर्जी रखती है कि वो थकने नहीं देती इंसान को। अरे वाह, क्या बात है। हमेशा की तरह ही खूबसूरत रिपोर्ट रेहान भाई की तरफ से। और टेक अवे हमारा क्या है इस रिपोर्ट से? टेक अवे ये है कि खूबसूरती को एंजॉय कीजिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, लेकिन गंद मत फैलाइए, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत दीजिए। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे पास और भी आम सेगमेंट्स हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदी। दुनिया जो है ना वो अब तेज़ी से बदल रही है और साथ साथ बदल रहा है सफ़र करने का अंदाज भी। चूँकि ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और फिर ईंधन और पेट्रोल जो है वो माहौलियाती आलूदगी का भी बायस बनते हैं। अब दुनिया जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अब कौन से अवामिल हैं जिसने दुनिया को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जा रहे हैं? उनमें से एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ राग़िब कर दिया है टेक्नोलॉजी ने लोगों को। पाकिस्तान में भी इसकी डिमांड है और तब्दीली तेज़ी से जो है वो आ रही है। 2024 की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त 1 करोड़ 70 लाख से तजावुज़ कर गई, जो कि 2023 के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो नॉर्वे इस दौड़ में सबसे आगे है, जहाँ गुज़श्ता बरस फ़रोख्त होने वाली 10 में से 9 गाड़ियाँ जो हैं वो पेरिस में आइसलैंड भी है, स्वीडन है, नीदरलैंड्स है, चीन भी इसमें शामिल है। बरतानिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अगर बात की जाए तो उसकी फ़रोख्त की शरह 20%, जबकि अमेरिका में 8% रही। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की, जो कि बेसिकली हमारा टॉपिक है। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2030 का इजरा किया है। इस पॉलिसी का मकसद ये है कि आइंदा 5 बरसों में यानी 2030 तक जो नई गाड़ियों की होगी इट शुड बी अराउंड 30% और इब्तदाई तौर पर 9 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो भी इसके लिए मुख्तस की गई है, जिसके तहत 1,16,000 से जायद इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3,000 से जायद इलेक्ट्रिक रिक्शों की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा। इस पॉलिसी में ख़वातीन के लिए भी एक ख़ास हिस्सा जो है वो रखा गया है। सब्सिडी का 25% हिस्सा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है ताकि वो आसान, महफूज और सस्ती सफरी सहूलत से फ़ायदा उठा सके। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनी खुसूसी बराए सनअत व पैदावार हैं हारून अख्तर खान साहब। उनके मुताबिक एक मुकम्मल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। उसके ज़रिए सब्सिडी के लिए जो दरख्वास्तें जमा करवाना है और रकम का इजरा जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा, यानी कि कहीं पर आपको जाकर ना फिजिकली या मैनुअली अपनी दरख्वास्त नहीं देनी, कहीं पर आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा, जिससे शफाफियत भी होगी और सहूलत को भी डेफिनेटली यकीनी बनाया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो उसकी जानिब से भी एक खुश आइंद इकदाम सामने आया। सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कोई शहरी अपनी पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक में तब्दील करवाना चाहे तो हुकूमत कैश इंसेंटिव जो है ना वो उनको देगी। कहा क्या है वो जरा सुन लेते हैं। पेट्रोल मोटर बाइक को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हुकूमत पंजाब, वजीर आला पंजाब 1 लाख रुपया कैश देंगे उस कन्वर्जन के लिए, जो कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। जी, तो मरियम औरंगजेब साहिबा जो फरमा रही थी, आपने सुना कि जिनके पास जो नॉर्मल बाइक्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक बाइक्स में तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है लोगों की इसमें क्या राय है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या खदशात भी हैं कुछ लोगों के जहनों में, ज़रा लोगों की राय पहले जान लेते हैं। मेरी वाली जो स्कूटी है वो पेट्रोल ज़्यादा खाती है, तो मुझे लगता है कि ई बाइक्स पे इतना ज़्यादा पेट्रोल वगैरह नहीं लगता, उसका एक्सपेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल के, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल की कीमत आजकल बहुत ज़्यादा है और ये इतना ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है वो फ़ीज़िबल नहीं है। इसकी वजह ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस में एक तो उसकी बाइक की वेट बहुत कम है
और टायर्स की इतनी ग्रिप नहीं होती है, और जब मेन रोड पर जाती हैं साइड से कोई बड़ी गाड़ी गुजर जाती है वो बिल्कुल ही शेक हो जाती है। 100 किलोमीटर तक चल जाती है वन टाइम चार्ज में। और अगर आप विद इन द सिटी हैं तो आपकी ई बाइक बेस्ट है, लेकिन आप अगर सिटी से बाहर जाएंगी तो आपके पास पावर स्टेशन मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में तो 3-4 पावर स्टेशन बन गए, लेकिन इस्लामाबाद से बाहर जो है वो पावर स्टेशन ज़रा मौजूद नहीं है, तो इस वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बाकी 71 to 5 इनकी रेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ई बाइक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। जो ई बाइक है उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे ऐसे हैं कि इको फ्रेंडली है, कॉस्ट एफिशिएंट है, और नुकसानात ऐसे हैं जो हम लड़के होते हैं हम कहते हैं जो हमारा बाइक हो तेज़ तेज़ जाए, स्पीड से जाए, तो स्पीड जो है वो ई बाइक की कम होती है, तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि पेट्रोल वाला होना चाहिए। उसके चार्जिंग स्टेशंस वगैरह का तो एक तो इशू है, और मुझे लगता है जैसे कि वो थोड़ी सी कॉस्टली है, मतलब कॉस्टली है वो बाइक से ज़्यादा, तो ई बाइक का थोड़ा सा ये इशू है, वरना वो लड़कियों के लिए सेफ़ है। ये इंस्टॉलमेंट पे भी आपको मिल रही है, और प्राइजेस जो हैं अभी ज़्यादा ईवी बाइक्स की जो है ना ये 2 लाख के करीब ही है। कोई काफ़ी इसमें वेरिएंट्स हैं, कोई 2.5 लाख का है, कोई 2 लाख का है, कोई उसके मिडल में आता है। तो फ़ायदे भी हैं इसके, और लोग कहते हैं कि इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अब ये वाकई में नुकसानात हैं या फिर सिर्फ मिसकंसेप्शन है और उसके बारे में अवेयरनेस हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको नहीं बताएंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, मारूफ ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है सुनील मंच साहब। आप सब इनको जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। सुनील साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो पॉलिसी है, एंड आई नो आप पॉलिसीज़ के बारे में कहते हैं कि हर पॉलिसी अच्छी होती है अगर चलती रहे तो 2030 तक कहा गया है कि जो भी सेल होगी स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इट शुड बी 30% ईवी होनी चाहिए। अचीवेबल है या फिर टू एम्बिशियस? जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक पॉलिसी से आपने बात स्टार्ट की, उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो आई हैव बीन एंड यू हैव बीन आल्सो लिसनिंग, अगर आप गूगल करें पाकिस्तान और एनईवी और ईवी पॉलिसी, तो 2021 से ये जो है ना हर साल एक ईवी पॉलिसी आती है और उतने ढोल बजाए जाते हैं, उतने शादियाने बजाए जाते हैं, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी में जो उसके सम्राट है वो नजर नहीं आते। रीजन ये कि जो पॉलिसी बना रहा है उसको ये नहीं पता कि वो पॉलिसी किस चीज के लिए बना रहा है और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो आ क्या रहे हैं। तो 2021 के अंदर मुझे याद है अक्टूबर में गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी कम कर रहे हैं, वी वांट मार्केट के उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां आए। अच्छी बात थी, लेकिन उसके साथ कई और नारे कस्में वादे थी जो पूरे नहीं किए गए। कि दुनिया भर में भी आप अपनी प्रीएम्बल में बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जो आपको नजर आएगा यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जहाँ पे हाई कंजेशन है वहां पे ना कोई टोल टैक्स है इसके ऊपर, ना कोई कंबशन चार्ज है, बिकॉज दीज आर ऑल इलेक्ट्रिक कार्स। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी रजिस्टर कराने जाते हैं तो पहले वो उसको सीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपसे लाखों रुपए लेते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इसी तरह टोल टैक्स भी पूरा लेते हैं, इसी तरह आपके ऊपर जो सालाना टोकन है वो भी लेते हैं। तो बातें ज्यादा हैं, काम कम है। Having said that, जो आप एम्बिशन बात कर रहे थे 30% का, that's too ambitious. I don't think ever पाकिस्तान की जो टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेशन है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो 30% पे कभी भी पहुंचेगी। बट अगेन टारगेट तो टारगेट है। अब बात कर लेते हैं स्टेप्स की, जो स्टेप्स ले रहे हैं। आई थिंक फ्यू स्टेप्स आर कमेंडेबल। जैसे आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बताया या सेंट्रल गवर्नमेंट का बताया कि जी वो लोगों को कार्बन क्रेडिट दे रहे हैं, रेट्रोफिटिंग पे अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल वाली, अच्छी बात है, एहसास है लोगों को या लोगों को बताने की कोशिश करें। बट आई थिंक यू शुड पुट योर माइंड वेयर योर वर्ड्स आर। तो आप बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो शुड लीड बाय एग्जांपल। जहां ये सारे नारे कस्में वादे लगा रहे हैं वहां पे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, सवाए उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के या उस पे सब्सिडी शुरू के देने के, बाकी जो एक गाड़ी की या कोई भी बाइक होती है उसका जो लाइफ टाइम होता है किसी भी ओनरशिप का, वो सिर्फ एक टाइम कॉस्ट नहीं होती, वो एवरीडे कॉस्ट भी उसकी देखता है। उसके अंदर गवर्नमेंट के काफी रोल्स हैं प्ले करने के लिए। अगर वो उनको भी कम कर लेंगे तो आई थिंक बेहतर हो जाएगा। सुनील मंच साहब, अभी आपने बात की, जिस तरह हमने भी शुरू में जिक्र किया पंजाब हुकूमत की पॉलिसी का भी, कि आप अपनी नॉर्मल बाइक लाएं, पेट्रोल बाइक लाएं और उसको फिर कन्वर्ट करा लें ईवी में। आपको लगता है कि उसके लिए बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है कन्वर्ट करने के लिए? आई थिंक देखिए रेट्रोफिटिंग इसको बोलेंगे। रेट्रोफिटिंग कहते हैं कि किसी भी पुरानी बाइक के अंदर जाके आपने उसमें इलेक्ट्रिक मोटर फिट कर दी, दैट इज नीड ऑफ द आवर। देखें अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने 30% ऑफ जो है ना आपकी ट्रांसपोर्ट को लेके जाना है। सो सबसे पहले तो ये कि जब भी हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट का नाम होता है तो जो मेरे और आपके जैसे लोग होते हैं जो मुतवस्सित तबके से होते हैं वो सिर्फ गाड़ी समझते हैं। गाड़ी इज नॉट द ओनली मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोटरसाइकिल इज द प्राइमरी जो है ना, टू व्हीलर जो है वो प्राइमरी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है और वो मिलियंस की तादाद में सड़क के ऊपर है। अब अगर आज आप देखें तो ईडीपी के साथ 76 मैन्युफैक्चरर हैं जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की नई
इलेक्ट्रिक ईवी के ऊपर रजिस्टर्ड हैं जो बनाने लगे हैं, लेकिन जो पहले से करोड़ों के तादाद में मोटरसाइकिल मौजूद हैं, अगर हम उनको कन्वर्ट नहीं करते, रेट्रोफिट नहीं करते, तो मकसद पूरा नहीं होता। तो आई थिंक जो रेट्रोफिटिंग के ऊपर ये दे रहे हैं क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, वो बहुत अच्छी चीज है। इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। अभी वो इंडस्ट्री डेवलप होगी, लोग जिस तरह अभी तो लोग बना रहे हैं यहाँ पे, खाली जो रेट्रोफिटिंग है वो भी बनेगी, एंड आई थिंक दैट इज द सॉल्यूशन। तो यस, इट इज अ राइट डायरेक्शन। जिसने भी उनको एडवाइस किया बिल्कुल ठीक है। सर ये रेट्रोफिटिंग बड़ी अच्छी टर्म आपने अब दे दिया हमें, वरना हम ईवी कन्वर्जन इसको कह रहे थे। क्या पाकिस्तान के अंदर करवाना, बाइक्स को करवाना या अपनी कार्स को या किसी भी व्हीकल को करवाना, इज इट ड्यूरेबल? क्योंकि लोगों के जनों में ये भी सवाल है कि हम करवा तो ले जाकर, पता चले कल को हमारे पास फ्यूल स्टेशन मौजूद, पावर स्टेशन मौजूद नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि पहले उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए, देन आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकेंगे कि आप जाकर कन्वर्जन करवा लें अपनी? अच्छा, ये भी एक जो है ना मिथ है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जब भी बात होती है कि जी इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल दे आर्ट पिकिंग अप, तो इसलिए नहीं है कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है। सो वो 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में तो हो सकता है, बट जो 2 व्हीलर आपके मोटरसाइकिल या वो रिक्शा है, उनकी इलेक्ट्रिक जो है कमर्शियल चार्जिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो चार्ज को हाई स्पीड पे ले सकें, जिसको डीसी चार्जर बोलते हैं। सो वो कमर्शियल चार्जर पे चार्ज ही नहीं होते, वो तो होते ही चार्ज आपके घर के या एसी चार्जर के ऊपर है। एंड उसमें जो इम्पेडिमेंट टू ग्रोथ है वो रेंज एंजाइटी है। लेट्स से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मैं हूं, आप हो, आपके ऑफिस के लोग हैं। अगर आप अपना डेली कम्यूट देखें तो एक रिसर्च ये बताती है मोटरसाइकिल ऑन एन एवरेज डे कम्यूट लेस देन 100 किलोमीटर, 80, 70, 90। तो एक आम यूजर्स के लिए तो जो रेंज एंजाइटी है मोटरसाइकिल में नहीं है। लेकिन वो लोग जो कमर्शियली यूज करते हैं, जैसे कोई डिलीवरी बॉय है, कोई आपके पास डिफरेंट राइड हेलिंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये इशू आ जाता है, चैलेंज आ जाता है कि जब आप उसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है तो उसका डाउन टाइम इज एटलीस्ट 5 to 6 आवर जो उसको वो चार्जिंग के अंदर टाइम लेता है। देयर आर नो फास्ट चार्जर फॉर बाइक्स। सो वो उनकी ग्रोथ में एक मसला है। अब हमारे मुल्क में जब भी बात होती है, लोग कहते हैं कि जी हम चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे। भाई, आप बाइक के लिए चार्जिंग स्टेशन कैसे लगाएंगे? तो दैट्स व्हाट आई से कि लोग पढ़े बगैर बात करते हैं। राइट। अच्छा सुनिए, बाइक के लिए चार्जिंग और भी हैं लोगों के, कुछ और भी मैं भी आपको बाइक वाला एक्सप्लेन कर दूं। जी हाँ जी, बाइक वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बाइक के लिए इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज, जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन जब बैटरी 10% या 15% के करीब पहुंचती है ना, तो आपको टेंशन शुरू हो जाती है कि फोन बंद हो जाएगा। बट फोन के बगैर आप चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बाइक के केस में इफ यू स्टक ऑन द मिडल ऑफ द रोड देन यू आर गॉन। आई थिंक द फर्स्ट इम्पेडिमेंट इज द रेंज एंजाइटी। सेकंड, वो टेक्नोलॉजी जब सारा और इंक्रीज होगी तो ये रेंज एंजाइटी खत्म हो जाएगी। थर्डली, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे हैं, वो यस, जो गाड़ियों की अगर हम रेंज में बात करें तो यस, इट्स अ बिगेस्ट इम्पेडिमेंट। आज आप देख लें 2021 से 4 साल हो चुके हैं पॉलिसीज आए हुए, अभी भी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जो कमर्शियल चार्जेस हैं उनको गिन सकते हैं अपने दोनों हाथों की उंगली में, 10 से कम है। एंड इट्स सच अ शेम कि हमारे यहाँ पे चार्जेस है ही नहीं अगर हम गाड़ियों की कन्वर्जन चाहते हैं। तो 30% तक पहुंचने के लिए मेरा ख्याल है चिकन एंड एग प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। चार्जिंग नेटवर्क गाड़ियों के लिए, कमर्शियल वैन वो 2040 तक चाहते हैं कि 90% तक जो है ना सेल्स वो ईवी के ऊपर आ जाए। खैर, अच्छा हमने लोगों से जो बात की, लोगों की, आप मेरी प्रेडिक्शन लिख लें, 2040 तक 30% भी नहीं होगी। अच्छा चलिए, लोगों के खदशात की हम बात कर रहे थे। लोग तो कह रहे हैं कि बाइक्स के हवाले से कि स्पीड जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक की वो दूसरे बाइक की निस्बत कम है। तो आपको लगता है कि शिफ्ट होने में थोड़ा मसला आएगा? लोगों के खदशात है। एक तो प्राइस के हवाले से लोग बड़ा कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। प्राइस देखें, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसकी थोड़ी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है। एंड अगेन, अगर ये हमेशा बात करते हैं इलेक्ट्रिक जितनी भी मशीन्स हैं, इनका जो कैपेक्स है वो अमीर आदमी का है, ओपेक्स जो है वो आम आदमी का है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप शुरू में करते हैं वो ज्यादा है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो अगर आप कंपेयर करें सेम बाइक को या सेम गाड़ी को गैसोलीन वाली से, तो इट्स हाफ और लेस देन हाफ। तो उस लिहाज से उसकी एवरीडे कॉस्ट कम है। बट यस, लोगों को पहली बारी खरीदने के लिए, कन्विंस करने के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट जो इकदाम ले रही है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी तो उस पर ड्यूटी कम है। लोकल में भी आपने खुद ही बताया कि जी गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी दे रही है। सो गवर्नमेंट तो वो स्टेप ले रही है। बाकी जहां तक रह गया स्पीड वाली बात, तो वो तो अब उसका तो मैं कोई जवाब नहीं देता। स्पीडिंग इज नथिंग व्हिच इज प्रमोटेड एनीवेज। आई थिंक इट्स द मोस्ट सेफेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। खवातीन, बच्चियां आराम से चला सकती हैं। दे डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द मेल काउंटर पार्ट्स और देयर सिबलिंग्स और देयर पेरेंट्स। तो मेरे ख्याल से तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है और इसको जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। एंड अगेन, मार्क माय वर्ड्स, आई थिंक द ग्रीन रेवोल्यूशन विल कम इन पाकिस्तान, बट इट विल नॉट कम ऑन पोर्शास एंड टाइकन्स, बट इट विल कम ऑन द टू व्हीलर्स।
अल्लाह करे, हमारी भी यही दुआ है एंड आई होप आपकी बात जो है प्रेडिक्शन वो भी सच साबित हो जाए, जो पॉजिटिव है। अच्छा, इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है लोग जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर रहे होते। जब भी कोई नई पॉलिसी या कोई नया चेंज लेकर आना चाहती है गवर्नमेंट तो डेफिनेटली उसके बारे में लोग बहुत स्केप्टिकल भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की पॉलिसी लाना या इस तरह के इकदाम करना और सब्सिडीज़ देना ये काफ़ी होगा लोगों को अपना माइंड चेंज करने के लिए या उनको कन्विंस करने के लिए, या फिर और भी कुछ ऐसे डुएबल स्टेप्स हैं जो किए जा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से? Unfortunately, there is a trust deficit between government and अवाम। रीजन ये है, पहले आप सबको और मुझे बताया जाता था कि सोलर लगाएं, सोलर बहुत जरूरत है। Exactly, मैं यही सोच रही थी और मैं ये कहने वाली थी जी। अब पता लग गया कि सोलर जो है वो सही नहीं है, अब हम आपको टैक्स करेंगे, अब हम ये करेंगे। तो सिमिलरली अभी तो लोगों को ये लगता है कि ये एक हनी ट्रैप है कि आपको स्ट्रैप में लेके आया जा रहा है, जब आप ले लेंगे तो फिर आपके जो है ना टैक्सेस बढ़ा दी जाएंगे। एंड आई थिंक पीपल आर राइट इन थिंकिंग सो। मैंने आपको भी बताया कि मैं एक बंदा हूं, अगर मुझे आपने 2021 में कन्विंस किया कि जी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर जाए, मैं शिफ्ट कर गया। मुझे आपने सब बाग दिखाया कि जी मैं टोकन नहीं लूंगा, 21, 22, 23, 24, 25 आपने मेरे से टोकन भी लिया। आपने मुझे कहा कि जी मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। मैं जब गाड़ी रजिस्टर कराने गया तो आपने मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को दुनिया में पता नहीं कौन सा फीसागोरस का फार्मूला लगा के उसको इंजन में कन्वर्ट किया और मेरे से लाखों रुपए ले लिए। उसके बाद आपने मेरे से सालाना रोड टैक्स ले लिया। तो आप लीड बाय एग्जांपल नहीं कर रहे, आपकी सिर्फ बातें, नारे, कस्में, वादे हैं, असल में कुछ नहीं है। अच्छा, मयार के बारे में भी बड़ा कंसर्न है। जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स बन रहे हैं, आपको लगता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं इस वक्त? नॉट एवरीबडी इज मेकिंग गुड स्टैंडर्ड बाइक्स। उसमें मेरा ख्याल से गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो एक स्टैंडर्डाइजेशन रख दे, बिकॉज अगेन ये जो कैटेगरी है ये बड़ी फ्रेजाइल है, अभी नई आई है। अगर कोई मेरे जैसा प्रॉफिटेयर आएगा और लो क्वालिटी प्रोडक्ट देके चला जाएगा तो पूरी कैटेगरी बदनाम होगी। तो उसके लिए आई थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैटरी, कौन सा बैटरी टाइप हो सकता है, और अगेन उसका जो एक QC है वो कायदा से किया जाए ताकि लोगों के साथ धोखा ना और पूरी कैटेगरी बदनाम ना हो। But yet there are very good bikes available in market, 2-wheeler, 3-wheeler. I'm myself I'm driving 4 or 5 of them. They are very good. ओके, अच्छा कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बता दीजिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अगर वो EV बाइक लेने जा रहे हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड देन जो ये कोलैबोरेशन की बात की जा रही है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के दरमियान, यू थिंक इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे? देखिए, जो स्टैंडर्ड आपने बाइक लेने जाना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसके अंदर बैटरी कौन सी है, लेड एसिड है, लिथियम आयन है, लेड फॉस्फेट है। लिथियम आयन बीइंग द बेस्ट वन, फिर लिथियम फॉस्फेट है और एंड पे लेड एसिड है। लेड एसिड जो है उसकी लाइफ कम होगी। दूसरी चीज ज्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक्स के जो मीटर है उनकी कैलिब्रेशन खराब है, वो आपको माइलेज 100 किलोमीटर बताएंगे, वो चलती 80 है। So these are the things that you have to be very careful. Thirdly, you have to see the warranty terms, the group you're buying the bike from. If it's a new group और जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो कल यहाँ पे होगा या नहीं होगा, so don't go for it. Go for some old group जो कि आपको पता है कि बिजनेस ग्रुप कल को भी यहाँ पे होगा, ये अपनी वारंटी जो है उसको भी बैकअप करेगा। दूसरा सवाल आपका क्या था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और किसका वो रहा है? और ये जो स्टेक होल्डर्स है, जितने भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इसके दरमियान ये जो अब बातचीत की जा रही है और कोलैबोरेट करके काम करने की बात की जा रही है EV से रिलेटेड या EV पॉलिसी के लिए, आपको लगता है कि इसका फायदा होगा? हाँ, आई थिंक होगा, बिल्कुल होगा। इट्स ऑलवेज द बेनिफिट्स एंड फ्रूट्स ऑफ गेटिंग टुगेदर। जब इंडस्ट्री पूरी इकट्ठी होती है और काम करती है तो एवरीबॉडी गेन्स। मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। बट अगेन आई वुड स्ट्रेस अगेन कि गवर्नमेंट ने यस देयर आर स्टेप्स व्हिच आर टेकन इन राइट डायरेक्शन, बट देयर स्टिल अ लॉट टू बी डन। नारों कस्मों वादों से आके प्रैक्टिकली करने की जरूरत है ताकि ये एक्चुअल में चले, वरना ये 30% का नारा मैंने आपको बताया 2040 तक भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील मंच साहब अपना वक्त देने के लिए। सुनील मंच हमारे साथ जनाब मारूफ ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आपको बताया कि आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको EV बाइक या EV गाड़ी लेनी है तो कौन सी बैटरी होनी चाहिए, वो डेफिनेटली आप सुन लेंगे। हमारे डिजिटल के ऊपर भी ये हमारा सेगमेंट मौजूद होगा और इस सेगमेंट के ऊपर या EV के ऊपर जो है ना आने वाले दिनों में भी मजीद सेगमेंट्स करते रहेंगे, सो दैट आपको मजीद अवेयर किया जा सके, खुद भी अवेयर हो, खुद भी रहनुमाई लें और आपको भी बताते रहें कि क्या करना चाहिए। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी की दरामद का ऑर्डर दे दिया है। चीनी की किल्लत के हवाले से आज हमने बात करनी है। हुकूमत का ये कहना है कि फैसला चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया है। दरामद शुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंच जाएगी, जबकि चीनी की दरामद का मकसद जो है वो मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाना और कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने चीनी माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन का भी आगाज कर दिया है।
है, लेकिन इसके बावजूद चीनी के सरकारी कीमत पर फरोख्त शुरू नहीं हो सकी। अब इसकी क्या वजूहात हैं, ये आयशा बताएंगे। इसकी वजूहात मैं नहीं बता सकती, इसकी वजूहात हम यही कह सकते हैं कि सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा रहा होता उन कीमतों को। हालांकि रेट लिस्ट मौजूद होती है डीसी की, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे होते हैं जो रिटेलर्स हैं वो अपनी मर्जी की मुताबिक कीमतों पर फरोख्त कर रहे होते हैं चीनों को। खैर, रिटेल और होलसेल मार्केट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर चीनी की कीमत में बड़ा तजाद अब सामने आ रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं कि करके जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और चीनी की कीमतें जो है ना वो डिफरेंट शहरों के अंदर क्या है। लाहौर से तलहा सईद ने हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ जाते हैं। तलहा, बताइए कि लाहौर में इस वक्त चीनी की क्या कीमत है और शहरी क्या कह रहे हैं इन कीमतों के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर में चीनी की किल्लत जारी है। शहर लाहौर की अगर आप 100 डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर फिरेंगे तो उनमें से बमुश्किल 5 या 7 के ऊपर चीनी जो है वो दस्तयाब है। बाकी हर जगह के ऊपर या तो चीनी दस्तयाब ही नहीं या फिर अंडर द काउंटर दुकानदार जो हैं वो चीनी को महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। कुछ ही दुकानदार ऐसे हैं जो कि सरकारी निर्ख यानी कि 173 रुपये फ़ी किलो के ऊपर चीनी की फ़रोख्त जो है उसको यकीनी बना रहे हैं। ताहम ये भी वो दुकानदार हैं जिनका कहना है कि इस टाइम पर होलसेल मार्केट के अंदर चीनी के 50 किलो थैले की कीमत 8650 रुपये वसूल की जा रही है, जिसके मुताबिक जो होलसेल रेट है वही चीनी का 173 रुपये फ़ी किलो है। ताहम सरकार की जानिब से जो मुकर्रर करदा निर्ख है वही 173 रुपये किलो है, जिसकी वजह से इनको उसी रेट के ऊपर ही चीनी जो है वो फ़रोख्त करना पड़ रही है। और इनका कहना यह है कि चीनी जो है वो इस टाइम पर दुकानों के ऊपर रखना, चीनी की खरीद करना नुकसान का बायस बन रहा है, क्योंकि सरकारी रेट से ऊपर 1 रुपया भी अगर फ़रोख्त करें तो उसके ऊपर मुकदमात का इंदराज जो है वो किया जा रहा है। और शहरियों को जो है वो इसी तरह से दुकानदार जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो फिक्स प्राइस जो चीनी की गई है 173 रुपये फ़ी किलो, इसी रेट के ऊपर ही होलसेल मार्केट की वजह से पड़ी है, जिसको इनको तमाम के तमाम कैरेज के दाम और फिर इसके बाद चीनी को थैलों से निकाल कर पैकेट्स में डालने की जितने भी पैकिंग कॉस्ट है वो भी इनको अपनी जेब से ही अदा करने पड़ रही है। ताहम इन दुकानदारों की मजबूरी ये है कि यहाँ पर जो भी गाहक आता है दीगर सामान के साथ ही साथ जब वो चीनी की भी डिमांड करता है और अगर ना हो तो इनका गाहक ख़राब होता है। इस वजह से इनकी मजबूरी है कि इन्होंने चीनी अपने काउंटर्स के ऊपर अपने स्टोर्स के अंदर रखी तो हुई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महदूद क्वांटिटी के अंदर जो है वो चीनी इस टाइम पर दुकानदार जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत से शहर के अंदर इलाके ऐसे भी हैं जहां पर चीनी जो है वो इस टाइम बिल्कुल नायाब हो चुकी है, चीनी मिल नहीं रही और अगर कोई सेल कर रहा है तो उसके मनमाने दाम यानी कि 180 से 185 रुपये तक फ़ी किलो भी वसूल कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा, आपने रिपोर्ट किया। बहुत सारी जगहों पर चीनी या तो मिल नहीं रही या फिर उसकी ज़ाहिर कीमतें ज़्यादा हैं। हुकूमत की जानिब से 173 रुपये जो रेट दिया गया सरकारी रेट, लेकिन इस रेट पर तलहा भी जिस तरह बता रहे हैं कि चीनी नहीं मिल रही। पेशावर चलते हैं, मिनाहिल अरशद की जानिब, उनसे ज़रा जान लेते हैं पेशावर में क्या सूरत हाल है। मिनाहिल, बताइए ज़रा। जी, पेशावर में गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान चीनी की कीमत में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आया है। डीलर्स की जानिब से ये कहा गया है कि चीनी जो है वो मार्केट में थोड़ी कम है, जिसकी वजह से कीमत में जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर आज चीनी की कीमत की बात की जाए तो होल सेल में चीनी की जो है 50 किलो बोरी 8850 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा आम मार्केट की बात की जाए तो आम मार्केट में चीनी की 50 किलो बोरी जो है वो इस वक्त 9500 रुपये में मिल रही है, यानी चीनी जो फ़ी किलो है लोकल मार्केट में वो 190 रुपये में दस्तयाब है। इसके अलावा डीलर्स की जानिब से ये भी कहा गया है कि चीनी क्योंकि मार्केट में थोड़ी कम है, इसकी वजह से आइंदा चंद दिनों के दौरान इसकी कीमत में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्के है। यानी कि लाहौर के बाद पेशावर में भी हम शॉर्टेज देख रहे हैं चीनी की। कोयटा में भी क्या शॉर्टेज है और कीमतें ज़्यादा हैं, ये असमत से ज़रा जानते हैं। असमत की तरफ चलते हैं। असमत, आपके पास क्या है बताने के लिए? जी, ऐसा है कि कोयटा में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। आलिया कीमतों में इजाफा होने के बाद कोयटा में जो होल सेल रेट है, थोक रेट है, ये जो है चीनी फ़ी किलो जो है 180 रुपये तक कीमतें मुकर्रर है। जबकि हम देख रहे हैं कि जो कोयटा के मरकज़ी जो इलाके हैं यहाँ पर जो परचून रेट है ये 190 रुपये तक फ़ी किलो जो है इसी तरह फ़रोख्त की जा रही है। जबकि हम देख रहे हैं कि कोयटा के जो नवाई इलाके हैं वहाँ पर जो परचून रेट है वो 200 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। यहाँ पर कीमतों में इजाफे के बाद हमने यहाँ पर डीलर हजरात से बात की तो उनका कहना है कि मार्केट रेट में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जब तक मार्केट की कीमतों में इसी तरह इजाफा बरकरार रहेगा तो कीमतों में इसी तरह ही इजाफा बरकरार रहेगा। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कोयटा में जो है चीनी की कीमतों में इजाफे का भी जो है खदशे का इज़हार डीलर हजरात ने किया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि कोयटा
कीमतें जो है 200 रुपये तक जो आम रेट है जो नवाई इलाकों परचून में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि कोयटा के अलावा जो मस्तुंग है, इसी तरह जो है मच है और दीगर बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर भी चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। वहाँ पर 210 से जो है 220 रुपये फ़ी किलो जो है चीनी फ़रोख्त की जा रही है। हम देख रहे हैं कि कोयटा में चीनी की कीमतों में इजाफे के बावजूद जो चीनी से बनने वाली है उनकी कीमतों में ताहाल कोई इजाफा नहीं हुआ है। ख़ासकर जो होटल मालिकान है या दीगर है, ये चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद चाय और दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा करते थे, लेकिन ताहाल जो है अब तक चीनी से बनने वाली चीज़ों की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया असमत, आपने एक जो बात की है ना कि मज़ीद भी कीमतें जो हैं यहाँ पर बढ़ सकती हैं, ये ज़रूर खदशात हैं और ये तशवीश की बात ज़रूर है। मुल्तान चलते हैं, सरदार अली से जान लेते हैं मुल्तान में क्या सूरत हाल है। सरदार अली बताइएगा, बाकी शहरों से जो हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, क्या मुल्तान में भी ऐसी सूरत हाल है या कुछ मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, चीनी की कीमत के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्तान में चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। चीनी की मिठास को बढ़ती कीमत ने कड़वाहट में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से आम शहरियों को चीनी की ख़रीदारी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान में चीनी की कीमत इस वक्त 200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। डबल सेंचुरी जो है वो चीनी की कीमत ने मुकम्मल कर ली है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चीनी की ख़रीदारी के हवाले से उन्हें दो तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक तो महंगी चीनी, तो दूसरी तरफ चीनी का शॉर्टेज का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। फाइलर करियाना स्टोर हैं, जो रिटेलर हैं, उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी के सिर्फ और सिर्फ 50 थैले फराम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी मजबूर हैं चीनी कम फ़रोख्त करने पर। इस हवाले से जब हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद सैफ से बात की तो उनका ये कहना था कि चीनी की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक है और इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद सैफ का मज़ीद ये भी कहना है कि गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान 150 से ज़ायद मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके दौरान 20 से ज़ायद जो दुकानदार हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और 10 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने भी किए गए हैं। मुल्तान के शहरियों का मज़ीद ये भी कहना है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो है और इसी तरह जो दही इलाके हैं वहाँ पर चीनी की कीमत 210 से लेकर 220 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। यही वजह है कि शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करे। जी यानी मुल्तान में भी मामला जो है ना वो 200 से ऊपर ही है, 200 से नीचे नहीं आया। फैसलाबाद यानी कि जो मैनचेस्टर कहलाता है पाकिस्तान का, वहाँ पर क्या सिचुएशन है चीनी की, ज़रा चलते हैं जावेद अख्तर से जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। जावेद, यहाँ पर चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? जी हाँ बिल्कुल, फैसलाबाद में चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने जो है वो शहरियों के मुंह की मिठास छीन ली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के एक बाजार गोल किराना मार्केट में, जहां पर घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज आपको मिल सकती है सवाए चीनी के। अगर फैसलाबाद में चीनी की कीमतों की फी किलोग्राम बात की जाए तो गलियों मोहल्लों में, बाजारों में जो है अगर चीनी दस्तयाब हो जहां पर, तो वहां पर कीमत जो है 185 रुपए से लेकर 190 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि सरकारी निर्ख जो है वो फी किलो के 173 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। जिली इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल टीमें जो हैं वो काफी ज्यादा मुतहरक दिखाई दे रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि जिले हुकूमत को चाहिए है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ जो है वो भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ की जाए, ताकि चीनी का ये बहरान खत्म हो सके, चीनी दस्तयाब हो सके और सरकारी निर्खों पर शहरी जो है वो खरीद भी सके। जी ठीक है, जावेद अख्तर फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। हमारा भी हुकूमत वक्त से यही सवाल है कि कब ये बहरान जो है वो ख़त्म होगा। अगर ख़त्म हो भी जाता है फिर हर कुछ अरसे के बाद चीनी का बहरान आखिर सर उठा क्यों लेता है? जावेद वैसे सही तर्जुमानी कर रहे थे, गुस्सा हाँ, सही गुस्से में नजर आ रहे थे। आवाम भी इस वक्त गुस्से में है कि भाई चीनी इतनी महंगी है और कीमतें जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शायद इसलिए अब फैसला किया गया है कि इम्पोर्ट किया जाएगा चीनी की कीमतों को इस्तेहकाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास हमारे साथ हैदराबाद से अली रजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, हैदराबाद में चीनी की कीमतों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए जी बिल्कुल, हैदराबाद में अगर चीनी की सूरत हाल की बात की जाए तो चीनी तो वाफिक मिकदार में मौजूद है, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो सरकारी सतह की कीमतें हैं उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो होलसेलर हो या रिटेलर हो या फिर मिल मालकान हो, उनकी जानिब से चीनी आम शहरियों को फरोख्त की जा रही है। अगर सरकारी सतह की बात किया तो सरकारी नुकताने के मुताबिक 15 अगस्त तक जो है वो तकरीबन जो मिल मालकान है उनको चीनी होलसेलर को 167 रुपए पर केजी में फरोख्त करनी है, मगर होलसेलर का कहना है कि मिल मालकान की जानिब से हमें चीनी जो है वो पर केजी रोजाना की बुनियाद पर 171 रुपए 4 पैसे या फिर 172 रुपए तक हमें जो है वो रोजाना चीनी फरोख्त की जा रही है।
इसी तरह पे जो होलसेलर के पास चीनी पहुंचती है, होलसेलर जो है वो चीनी रिटेल मार्केट के अंदर बेचते हैं तकरीबन पर केजी पे 3 से 4 रुपए रखकर 175 रुपए पर केजी चीनी जो है वो रिटेल मार्केट में बेचते हैं। तो हैदराबाद के शहरी ने मुतालबा किया है इजलान इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल कमेटी से, आला हुकाम से कि चीनी की कीमत जो है वो कंट्रोल की जाए ताकि हैदराबाद के शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी जनाब, पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जो हैं जहाँ से हमारे रिपोर्टर्स ने हमें अपडेट किया चीनी की कीमतों के बारे में, सब शहरी तमाम लोग एक ही बात कर रहे हैं, भाई अल्लाह का वास्ता है चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आपने इंपोर्ट करनी है या जो भी आपने पॉलिसी बनानी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूँगी, अब पता चल रहा है, मैं कहती थी कि चीनी छोड़ दें, चीनी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे पता चलता है कि मैं चीनी छोड़ चुकी हूँ। आप चीनी छोड़ चुकी है? मेरे बजट पे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्योंकि नहीं, मैं बजट की वजह नहीं, चीनी वैसे ही आपके लिए सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, बजट तो चले एक तरफ है, लेकिन बहरहाल मुल्क की ज़रूरत है, हुकूमत को इस पे इकदाम ज़रूर करने चाहिए और हर दूसरे दिन चीनी का बहरान जो है बार बार सर ना ही उठाए तो बेहतर है। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमने बात करनी है नन्ही मार्शल आर्ट्स की जो खिलाड़ी हैं फातिमा नसीम की, जिन्होंने अपनी सलाहियतों से एक और नाकाबिले यकीन मुजाहरा करते हुए 6ठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 11 साला फातिमा नसीम है, सिर्फ 1 मिनट में दोनों हाथों में अंडा थामकर 302 फुल एक्सटेंशन पंचेस उन्होंने लगाए हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने कायम किया है। इस दौरान अंडे में मामूली सी भी अगर दरार आ जाती है ना, तो इसका मतलब है कि आप वो रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ना अंडा टूटा और साथ उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के पंचेस भी लगाए हैं जो हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त आपको। हमारे साथ फातिमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और जानते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह से होती है, कैसा महसूस कर रही हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, कैसा महसूस कर रही हैं सबसे पहले ये बताइएगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे ये रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत ट्रेनिंग की थी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है और अल्लाह ताला ने मुझे मेरी कामयाबी का सिला दिया। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कैसा है, दोनों हाथों में फिर अंडा पकड़कर मुक्के मारना, 302 मुक्के मारना, हैरान कौन कारनामा है, इसकी आपने प्रैक्टिस किस तरह से की? मैं इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस रोज़ाना 2 घंटे करती थी और ये रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करते हुए कभी कभार मेरा हाथ भी छिल जाता था और मैं कभी 2500 कर लेती थी, कभी 3000 कर लेती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस करते हुए मेरी ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई और प्रैक्टिस करते हुए मेरा हाथ से अंडा भी टूट जाता था। पापा मुझे ट्रेनिंग करवाते थे और मैंने गिव अप नहीं किया और फिर मैंने ये अरे वाह क्या बात है। फातिमा जिस तरह से बोल रही है ना एक रोबोट की तरह, वो इसी तरह से उन्होंने रोबोट की तरह जो है ना अपने पंचेस भी लगाए हैं, लेकिन क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन फातिमा हमें एक ये चीज़ पता चली है, आप बताएं, कंफर्म करें इस बात को, वाकई में आपने पहला रिकॉर्ड अपना जो है वो 7 साल की उम्र में बनाया था और भारत को शिकस्त दी थी आपने? जी बिल्कुल सच है कि मैंने अपनी 7 साल की उम्र में ये वाला रिकॉर्ड तोड़ा था और ये जिसका रिकॉर्ड था वो श्रुति एस का था और मैंने पैड पे अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था और ये जबरदस्त हो गया। फातिमा ये भी कहिएगा, आपने जो अपनी कामयाबी है वो पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम की है, ये इस फैसले के पीछे क्या जज्बा था, क्या कहानी है, बताए जरा। आर्मी में जाने का शौक है और मुझे फौजी बनने का शौक है। अभी रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था, इसलिए मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान फौज के नाम करा। अच्छा, आपकी ख्वाहिश भी है कि आपको वज़ीर आज़म से मिलना है, फील्ड मार्शल से मिलना है, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी आप करना चाह रही हैं, तो उन तक पैगाम तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच ही जाएगा। कुछ कहना भी चाहेंगी आप उनको? ये तो नहीं पता कि मैं उनसे क्या बातें करूंगी, उनको क्या बोलूंगी, लेकिन मुझे उनसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। मैं बहुत खुश होंगी कि मैं उनसे मिलूं और जब वो मुझसे कोई बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। फातिमा, आप 11 साल की इतनी छोटी सी हैं, फिर आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है, बताएं कि थोड़ा सा पढ़ाई में से टाइम किस तरह से निकालती हैं, कितने घंटे आप ट्रेनिंग को देती हैं? मैं रोज़ाना 2 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ और मैं सुबह 7:30 बजे स्कूल जाती हूँ और वहाँ से 2 बजे आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं ट्यूशन जाती हूँ, फिर सिपारा पढ़ती हूँ, उसके बाद मेरे क्लब की ट्रेनिंग का टाइम होता है। वाह क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त रूटीन बनाई हुई है और ये डेफिनेटली पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं होता है। एंड देन टीचर्स जो हैं वो उनका सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होता है। उन्होंने सपोर्ट किया फुल आपको, पेरेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी? मुझे मेरे मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे फैमिली की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ और पाकिस्तान का नाम रोशन। अच्छा फातिमा, अब ये तो रिकॉर्ड चले बन गया है, आपको हमने मुबारकबाद भी दी, अप्रिशिएट भी किया, अब अगला आपका टारगेट क्या है, किस रिकॉर्ड पर आपने नजरें जमाई हुई हैं? जी मुझे फाइट करने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ मैं ओलंपिक में, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करूँ और वैसे तो अभी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड पापा मुझसे नहीं बनवा रहे हैं। जब पापा मुझे कहेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रेनिंग करो तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रेनिंग करके मैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूँगी और अभी तो फिलहाल मैं फाइट की ट्रेनिंग। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट फातिमा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और ये रिकॉर्ड्स इसी तरीके से आप बनाती रहें। अभी आप 11 साल की हैं, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। इंशाल्लाह आपने पाकिस्तान का जो नाम है ना मजीद रोशन करना। एक मरतबा फिर से ज़रा दिखाते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड जो है फातिमा ने इस मरतबा तोड़ा। ये
इस वक्त हम दिखा रहे हैं हाथ में उन्होंने अंडे पकड़े में, दोनों हाथों में, 1 मिनट में 302 मुक्के, और टूटा भी नहीं, क्रैक भी नहीं किया। अच्छा, आप कितने, मैं तो कहती हूँ पहले मुक्के में टूट जाएगा। कम से कम क्रैक तो आ ही जाएगा, लेकिन ये देखे बच्ची की महारत है, फिर प्रैक्टिस भी जाहिर है उसने की है, स्कूल में से उसने टाइम। अजय बोल बड़े क्यूट तरीके से पंगा भी नहीं लेना, वो जो किक्स मार रही है ना, तो इसने हमें छोटे-छोटे हाथों से एक रिकॉर्ड बना देना भाई। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन हम फातिमा को कहेंगे, एंड वी आर सो प्राउड कि हमारे शो का वो हिस्सा बनी है। लेट्स होप अगला वो रिकॉर्ड बनाए, तब भी हम उनको मेहमान बनाएंगे। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. वेलकम बैक। सेगमेंट है मनी मैटर्स, और आपको पता है मनी मैटर्स में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। आज हम बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 24 घंटे में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद कर जंग को हवा दे रहा है। भारत की दुनिया पर टैरिफ बहुत ज़्यादा है, भारत अच्छा तजारती शराकतदार नहीं है। 24 घंटे में भारत पर टैरिफ में नुमाया इजाफा भी कर दूंगा। एंड ट्रंप बीइंग द ट्रंप, वो कर भी देंगे, और वो कर देंगे, वो बात नहीं करे, वो कर भी देंगे। अच्छा, अमेरिका पहले ही भारत पर 25% टैरिफ आयद कर चुका है, और अब उसके बाद ये ऐलान सामने आना, भारत में इस वक्त वो कहते हैं ना मुसीबत पड़ी हुई है, वहाँ उनको शदीद धचका लगा है। ट्रंप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, ये अक्सर सवाल वहाँ पर हो भी रहा है। ट्रंप का ये मौक़िफ़ इस लिहाज से गैर मामूली है कि हालिया अरसे में किसी भी अमरीकी सदर ने भारत के लिए इतना सख्त तजारती मौक़िफ़ नहीं अपनाया है। तो सवाल ये है कि अब की बार ऐसा क्या हुआ है। इसी सारे मामले पर रशिया से, क्योंकि वो खुद तेल खरीद रहे हैं, लेकिन एकदम से आई डोंट नो, ट्रंप बीइंग ट्रंप, जिस तरह आपने बात की, कोई उनको उनके मूड में तब्दीली जो भारत के लिए आई है उसके पीछे और क्या हकायक हैं, बात कर लेते हैं। मारूफ माहिर मौशियात फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई सब ठीक है आप? जी बिल्कुल, लेकिन ट्रंप का मूड ठीक नहीं लग रहा है वो इंडिया असल में रोज़ उनका मूड बदलता है। तो वो एक दिन यही हुआ कि सुबह उठे तो उन्हें एकदम से बहरहाल एहसास हुआ कि 3 साल से ज़्यादा हो गया है कि रूस की जंग यूक्रेन पे चल रही है, और जो नुकसान हुआ, जो अमवात हुई हैं बेगुनाह लोगों की, वो उसकी तो ख़बरें हम इसलिए भी नहीं सुनते यहाँ पे क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादातर गज़ा पे है, जहाँ पे 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि ये रूस की यलगार जो यूक्रेन पे है ये ख़त्म हो, और इसका एक पस मंज़र ये है कि भारत ने ख़ाम तेल रूस से ख़रीद कर उसे रिफ़ाइन करके बैनुल अक़वामी मंडियों में बेचा है, या अपने लिए भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनका एक ये भी मौक़िफ़ है कि जी हम तो एक्सपोर्ट नहीं करते, हम तो नेट ऑयल इम्पोर्टर्स हैं। ठीक है, फिर अपने लिए इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अभी हाल ही में पाबंदियाँ 12 इंडियन कंपनीज़ पे भी लगी हैं, जिसमें 8 ऑयल कंपनीज़ हैं, 4 शिपिंग कंपनीज़ हैं। ये सारी की सारी वो हैं 8 ऑयल कंपनीज़ जो कि रिफ़ाइन करती थी, ख़ाम तेल है उसे रिफ़ाइन करना पड़ता है, और दूसरी तरफ जो 4 कंपनीज़ थी शिपिंग कंपनीज़, वो तेल सारा का सारा वहाँ से ला रही थी। तो अब देखिए कहाँ जाते हैं, लेकिन अगर 25% के ऊपर वो खासा ज़्यादा टैरिफ लगाने की खबरें हो रही हैं, जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा मुतासर भी हो जाएगी इंडिया के साथ अमेरिका की। अच्छा, दुनिया भर में तो तनकीद होती है, लेकिन इंडिया के अंदर राइट नाउ मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। डेफिनेटली आप भी उसको देख भी रहे होंगे, मॉनिटर भी कर रहे होंगे। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बड़ा कह रहे हैं कि हाउडी मोदी एंड नमस्ते ट्रंप के नाम से समिट्स भी बड़े करवाए गए थे, और ये जो है ये इस तरह से बार बार कह रहे थे कि मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप के साथ। आपको लगता है कि ये मोदी की अपनी सियासत के लिए, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी ख़राबी पैदा कर सकती है राइट नाउ जो अब सिचुएशन अमेरिका के साथ बन रही है? मैंने मोदी के बारे में सोशल मीडिया पे वन लाइनर देखा था कि मोदी साहब के सितारे गर्दिश में हैं। अच्छा। और वो लगता है ऐसे ही है कि कोई बुरा वक्त ऐसा आन पड़ा है। और देखिए बदकिस्मती उनकी कि मई में जो पाकिस्तान के साथ यलगार की थी जी, यहाँ पे 3 राफेल तैयारे भी गिर गए, और फिर लोगों ने ये अभी तक कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स पायलट्स अनाड़ी हैं। ये बात चल पड़ी सदर भी तैयारे गिरने की बात जी जी बिल्कुल। और एक और भी बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि अमेरिका से जो बीच में खबर आई थी कि F-35 तैयारे शायद इंडिया खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करे, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। लेकिन उसके बारे में इनकार के पीछे भी ये है, पस मंज़र एक ये भी है कि अमेरिका ने शायद खामोशी से उन्हें ये कहा कि जब तक कि आपके पायलट्स की ट्रेनिंग बेहतर नहीं होती तो आप अनाड़ियों के हाथ हमने नहीं देना। और बात
बात भी समझ में आने वाली है। कल को कोई F-35 इसी किस्म के उसमें एक दो गिर जाएं तो सारी वो मार्केट ज़ाहिर नीचे चली जाती है। अच्छा, एक तो जो टैरिफ की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने अपनी ज़ाहिर कामयाबियों से अपना जो टैरिफ है अमेरिका ने पाकिस्तान पर आयद किया है उसको कम करवाने में कामयाब हो गया, 20% से नीचे ले आया। भारत ने इस तरह की क्या कोई कोशिश नहीं की या वो कामयाब क्यों नहीं हो सका? मेरे ख्याल में जो बुनियादी एक बात है कहनी पड़ती है वो गैर माशी हकीकत है, लेकिन फ़िरौनियत, रौनत। अच्छा, साल से जो इंडिया की ख़ास तौर पे मोदी साहब के 11 साल दौर में चली आ रही है कि हम दुनिया के बस बहुत बड़े लोग हैं। एक ज़माने में चौधराहट जो ये चौधरा और बड़ी चौधराहट, और एक ज़माने में तो मुझे याद पड़ता है कि कहीं पे उन्होंने ये भी दावा किया था कि इंसानियत की तारीख़ में, इंडिया में किसी ने दावा किया था, सबसे पहली स्पेस शिप यानी ये खला में जाने वाली शिप जो थी वो इंडिया में किसी ने बनाई थी। इस किस्म की मज़ाक़ खेज़ बातें वहाँ पे हुई। अब वो फ़िरौनियत जिसका हमेशा अंजाम बुरा होता है वो गिर गई है, और अब किस तरफ जाएं? आपको तब्दीली नज़र आ रही है आने वाले वक्त में अमेरिका इंडिया की पॉलिसीज़ में या तर्ज़ हुकूमत राइट नाउ जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं उसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी? मेरे ख्याल में सियासी तौर पे मोदी साहब एक कोने में फंस गए। अगर तो उन्हें समझ आ गई कि हकीकत क्या है, हो सकता है वो कोई बेहतर फ़ैसला कर लें, वो ऐलान कर दें कि जी हम रूस के साथ तिजारत बंद कर रहे हैं, या और कोई ऐसी बात करें, उस पर शायद उन्हें कोई सुनवाई मिल जाए। बाकी तो नहीं लगता मुझे। अच्छा, उनका वॉल्यूम राइट नाउ जो है, अगर हम बात करें इंडिया का अमेरिका के साथ तिजारत का वॉल्यूम, वो अगर आपकी नज़र से गुजरा वो कितना है और कितना अफेक्ट करेगा अब नए टैरिफ लगने के बाद? देखिए, नए टैरिफ लगने के बाद तो क्या आसाराई वाली बात हो जाएगी, कोई कहना मुश्किल है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड दोनों तरफ की मिलाकर पिछले साल का एक तखमीना मैंने देखा 129 अरब डॉलर का, तो ये कम रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। और इसमें बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में था। ओके जी, इंडिया जो कुछ बेच रहा था उसकी कीमत कहीं ज़्यादा थी बनिस्बत जो वो अमेरिका से ले रहा था। ठीक है, हमारे यहाँ भी लोग ये तनकीद तो कर रहे हैं कि जी आपने उनके साथ एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को मुस्तकबिल में ज़ीरो टैरिफ अप्लाई करने पड़ेंगे अमेरिकन गुड्स पे। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख़्याल में हमें ये याद रखना चाहिए कि हम ख़ास तौर पे चीन, जापान और मुल्कों से जो हमारे यहाँ मसनूआत आती हैं उनकी क्वालिटी भी बेहतर है, उनकी प्राइसिंग भी अच्छी है। ऐसा ही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन गुड्स पाकिस्तान में मार्केट को चंद महीनों में बिल्कुल अच्छा, अगर इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिकन मार्केट में डिस्टर्ब होती हैं इस टैरिफ के बाद, पाकिस्तान इससे इस मौके पर किस तरह से फ़ायदा और कितना फ़ायदा उठा सकता है? जी, पाकिस्तान के लिए देखिए कुछ शोबों में मौका तो है। टेक्सटाइल्स का ख़ास तौर पे नाम लिया जाता है। हमने एक प्रोग्राम में अपने राइस की भी बात की, उसका भी नाम लिया जाता है कॉटन प्रोडक्ट्स के हवाले से। फिर ये हमारी आईटी की जो मसनूआत हैं, आईटी सेक्टर, वो कई साल से कोशिश हो रही है, कुछ बड़ा भी है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जितनी कि तवक्कुआत थी। तो ये वो शोबे हैं जिन पे इमरजेंसी की बुनियाद पे पाकिस्तान को फ़ौरन काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनके नतीजे में ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक खिड़की है जिसमें एक मौका है, ये न जाने कब तक रहेगी। इसलिए इस दौरान में हम जाकर वहाँ पे अगर कोई मार्केट कैप्चर कर लें तो हमारे हक़ में ये बहुत अच्छा एक मौका। अच्छा, ये जवाबी टैरिफ भी कुछ मुल्कों ने लगाए हैं अमेरिका के ऊपर, आपको लगता है कि इंडिया भी जवाबी टैरिफ लगाएगा? और अगर ये जवाबी टैरिफ लगाया जाता है इंडिया की तरफ से अमेरिका के ऊपर, देन फ्यूचर ऑफ ट्रेड आप क्या देख रहे हैं दोनों मुल्कों का? वो तो वहाँ से तो ये बात आई है कि जी रेसिप्रोकल मेजर्स भी होंगी, यानी जवाबी कार्रवाई भी होगी, और जवाबी कार्रवाई से मुराद यही। पाकिस्तान ने तो नहीं किया रेसिप्रोकल, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं किया। अमेरिका से टक्कर लेने का इतना है इंडिया के पास इस वक्त? वो देखिए, करने को मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ की कि इस वक्त उनके सितारे गर्दिश में हैं, तो वो अगर ऐसा कोई फैसला कर लें अमेरिका के साथ टक्कर लेने का, तो फिर वो अमेरिका के साथ टक्कर है, चीन के साथ ताल्लुकात वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, वक्त हमारे पास हो गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे हम अमेरिका और इंडिया का फ्यूचर जो है ट्रेड के मामले में, नए टैरिफ जो अब लगने जा रहे हैं। लेट्स सी इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इस मामले पर। वक्त हो गया ख़त्म प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।